तो यहाँ से हमें 116 से क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है स्टेबल जो ऑपरेशन होता है इंडक्शन मोटर का किस पे होगा। तो ये होता है आपका बिटवीन जीरो स्लिप एंड स्लिप करेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क। अगर एक छोटा सा यहाँ पे आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाया जाए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप इस वाले लाइन पे आप सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग और स्लिप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 0 है स्पीड, उसके बाद 10 है, 10% है, 20% है, आपका 40% है, 50%, यहाँ पे मान लो 80% है और ये मान लो 100% है। ये आपकी NS की स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड को हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पर दिखा दिया है और स्लिप को भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं ना, स्लिप को भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो स्लिप कैसे होगा भाई, स्लिप उल्टा हो जाएगा ना। जब सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप क्या होगा, कम होगा। ये तो मैंने बताया था ना आपको, सिंपल है यार। देखो NS माइनस NR, अगर NR की स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप क्या होगा, कम होगा ना। तो ये 0, 10, 20, 30 ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड जब बढ़ेगी तो स्लिप क्या होगा, कम होगा। तो स्लिप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो इधर से होगा, 0% स्लिप, 20% स्लिप, 40% स्लिप, ऐसे कर सकते हो आप। 80% यहाँ पे ले लो और यहाँ पे स्लिप 100% है, मतलब वो 1 है स्लिप। तो यहाँ पे स्लिप को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे जो हम लोग टार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, फुल लोड टार्क को। फुल लोड टार्क को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जो हम लोग कर्व बनाते थे, जो हमने बनवाया है आपको, वो 0 से 1 तक के कुछ ऐसे बनवाया था कर्व। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था ना कि स्टैंड स्टिल में होगा रोटर रिएक्टेंस 0 होगा तो R स्क्वायर S इंटू X2 स्क्वायर जो होगा उसे निलिजिबल कर देंगे तो स्लिप टार्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो लीनियर फॉर्म में जाएगा। ये सब बताया ना, मैक्स के बाद बनाएंगे तो उल्टा होगा। अब इसी कर्व को थोड़ा सा हम उल्टा शिफ्ट करें ना, पहले लीनियर इधर से था, अब लीनियर हम इधर से बनाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है ना। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा आपको आसान होगा बस। तो कैसे भी समझना है यार, उससे क्या मतलब। अगर फिगर हम चाहे इससे बनाए या फिर हमारा मन यहाँ से भी लेके चल सकते हैं ना। बस आपको स्लिप जो 0 इधर था वो स्लिप हमने यहाँ पे कर दिया, बस उल्टा कर दिया फिगर ना। तो इसमें मत कंफ्यूज होइए कि सर इधर से उधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सारा कॉन्सेप्ट आपका वही है। और ये आप देखो फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। बस आप समझने की यहाँ पे कोशिश करो, मेन समझना ही है आपको। सॉरी यार, जस्ट 1 सेकेंड फॉर। देखो यहाँ से क्या है ना कि ये आपका लीनियर आएगा, लीनियर गिरेगा और यहाँ से क्या है कि आपका कुछ इस तरीके से मैक्स होगा। तो ये कर्व है आपका। तो इधर लीनियर कैसे था, इधर लीनियर डाउन हो रहा था, ये सब मैं नहीं बताऊंगा अब कैसे हो रहा था ना, ये सब तो बताया गया कि लीनियर कैसे हो रहा था। अब आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि जैसे जैसे सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये तो पता है कि जो रोटर की स्पीड है सिंक्रोनस जाती नहीं है, सिंक्रोनस से कम ही पे ऑपरेट होती है। तो कम ऑपरेट होने का मतलब कुछ इसी पॉइंट पे ऑपरेट होगी, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग रीजन यही होगा उसका, कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग रीजन ये होगा। तो उसका टार्क क्या होगा, मान लो ये ऑपरेटिंग रीजन है इस वाले पॉइंट पे, तो उसका टार्क कितना मिलेगा भाई, कुछ यहाँ से टार्क, ये टार्क आपको इतना टार्क इससे मिलेगा। लेकिन ये जो होता है मैक्स टार्क होता है, मैक्स टार्क या ब्रेकडाउन टार्क बोलते हो इसे आप। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फुल, ये जो है आपका मान लो फुल लोड टार्क है और ये मान लो फुल लोड स्पीड मान लो, ठीक है। ये जो पॉइंट है फुल लोड स्पीड मान लो, और ये फुल लोड स्पीड का मतलब ये है कि रोटर की स्पीड एक्चुअली यही होगी, NS से कम ही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका ऑपरेटिंग रीजन है, आप इसी को बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग रीजन यही है और यही स्टेबल रीजन होता है आपका।
मतलब इसी पे ऑपरेट कराते हैं हम, अभी बताएंगे क्यों कराते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम स्पीड को कम करते जाएं और स्लिप बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये मैक्स टार्क का कंडीशन है। अगर हम सिंक्रोनस स्पीड देखो यहाँ पे 40% था ना, अब सिंक्रोनस स्पीड को कम करें, मतलब रोटर की स्पीड को 20% लेकर आ रहे हैं, 10 पे मतलब कम कर रहे हैं, और स्लिप क्या होगी, बढ़ेगी। जब स्पीड कम करोगे तो स्लिप बढ़ेगी। तो सपोज दैट मान लो अगर हम यहाँ पे इसे ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो इस वाले पे क्या है भाई, इस वाले पे आपका स्लिप ज़्यादा हो जाएगा, स्लिप ज़्यादा हो जाएगा, और इस कंडीशन में ये अनस्टेबल रीजन होगा। कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल रीजन है, और ये वाला जो पूरा स्टेबल है, ये आपका पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अनस्टेबल है, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक स्टेबल है। तो हम लोग कभी भी स्टेबल में ही ऑपरेट कराते हैं। अब देखो यहाँ पे छोटा सा बस टेक्निक है, ज़्यादा कुछ गेम नहीं है यहाँ पे। देखो अगर मान लो हम यहाँ पे लोड को ऑपरेट कराएं, मतलब रोटर की स्पीड कुछ इस पॉइंट पे है, तो हम नॉर्मली यही ऑपरेटिंग पॉइंट होता है भाई, क्योंकि सिंक्रोनस तो जाएगा नहीं, ठीक है। अगर सिंक्रोनस चला गया तो टार्क तो जीरो हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे टार्क क्या है, जीरो है। तो ये अगर सिंक्रोनस जाएगा तो टार्क जीरो हो जाएगा ना। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग रेंज रोटर का ये था, तो हमें ये पता है कि अगर सपोज दैट रोटर की स्पीड अगर डाउन होती है, मान लो अगर लोड डालोगे तो रोटर की स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। कंफर्म है यार, जब लोड डालोगे तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ऐसा तो है ना कि स्पीड बढ़ेगी, जैसे ही लोड डालोगे उस पर तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और स्लिप क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो देखो स्लिप इधर बढ़ रहा है ना, तो लोड डालने का मतलब ये वाला जो शिफ्टिंग पॉइंट है कुछ यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, स्लिप बढ़ जाएगा भाई, इस साइड शिफ्ट होगा, तभी ये स्टेबल रीजन में होगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये मैक्स टार के बाद मिल रहा है अभी हमें, ठीक है। लेकिन और लोड बढ़ा दिया जाए, और लोड बढ़ा दिया जाए तो एक कंडीशन तो आएगा ना कि जहाँ पे आपका R2 बराबर S इंटू X2 होगा, तो मैक्स टार्क मिल जाएगा हमें। अब देखो उसके बाद क्या होता है ना कि अगर उसके बाद मैक्स टार्क के बाद बढ़ाते हो ना लोड, तो इसके बाद इतना टार्क कम होना स्टार्ट हो जाएगा ना। देखो अब टार्क की लाइन क्या हो रही है, कम होना स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए इसको अनस्टेबल रीजन इसीलिए बोला जाता है कि मैक्स के बाद अगर बढ़ाते हो तो अनस्टेबल हो जाएगा। और ये वाला रेंज क्या है, इसका बेनिफिट ये है ना कि अगर आप लोड बढ़ा रहे हो तो रोटर की स्पीड कम होगी, रोटर की स्पीड कम होगी तो स्लिप बढ़ेगा, स्लिप बढ़ने के साथ साथ टार्क भी बढ़ेगा। अभी देखो यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या है, टार्क बढ़ जाएगा। पहले इस पे ऑपरेट हो रहा था, अब इस पे ऑपरेट होगा, तो देखो यहाँ पहले टार्क इतना था, यहाँ से देखो इतना टार्क था, जब यहाँ पे ऑपरेट होगा तो इतना टार्क हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही रीजन है कि लोड बढ़ा देने पे भी इस वाले रीजन में क्या है, टार्क बढ़ जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे स्टेबल रीजन बोलते हैं। तो वही है बिटवीन द जीरो स्लिप एंड स्लिप का करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टार्क। यही बोला है कि बिटवीन द जीरो स्लिप के यहाँ से जीरो स्लिप बोल रहा है, और स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्स टार्क मतलब इस वाले इसी रीजन के बीच की वो बात कर रहा है ना। इस वाले ऑप्शन में अगर देखो बिटवीन जीरो स्लिप मतलब यहाँ पे एंड स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टार्क, मतलब मैक्सिमम टार्क पे जो स्लिप होगा, मतलब वही R2 बराबर X इंटू S2 इस वाले रीजन पे। तो ये बोला है इसी वाले रीजन पे ऑपरेट करते हैं ना। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका C हो जाएगा ना। आगे चलो देखते हैं। विद द इंक्रीज इन लोड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, अगर लोड को इंक्रीज कर दिया जाए तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। देखो लोड बढ़ाओगे तो स्टेटर की करंट बढ़ जाएगी, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव होगा देख लो, सुन लो। स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है भाई, तो क्या होगा, रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए ना स्टार्टिंग में, तो लार्ज एंगल से लैग करेगी, तो पावर फैक्टर क्या होगा भाई, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे ना तो ये रिएक्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ना कुछ स्लिप आना स्टार्ट होगा ना, तो स्लिप आने की वजह से ये कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे हमारा करंट का जो लार्ज एंगल से लैग कर रही थी यार वो कम लैग करेगी ना, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो आप पता हो गया पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव होगा। और स्टेटर करंट तो बढ़ेगा ही नहीं यार, लोड जब दोगे तो उसको लोड को मैच आउट कराने के लिए फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो ये करंट बढ़ जाएगी, स्लिप भी इंक्रीज होगा ना यार। देखो रोटर की स्पीड बढ़ाओगे तो स्लिप क्या, यहाँ पे जो है लोड को अगर इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे स्लिप इज इंक्रीज, ये स्लिप इंक्रीज लोड को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे हाँ यार सही है, स्लिप लोड को बढ़ाओगे तो यहाँ पे लोड को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, लोड लगाओगे तो रोटर की स्पीड डाउन होगी ना, लोड जैसे डालोगे यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन लोड,
ठीक है, ये रोटर की स्पीड नहीं है भाई। लोड जब आप इस पे दोगे तो रोटर की स्पीड कम हो जाएगी, लोड दोगे तो, और स्लिप क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी इस वाले फार्मूले से। भाई रोटर की स्पीड कम ही होगी ना लोड डालोगे तो। वही चीज़ है यार, सारा कॉन्सेप्ट फार्मूले से ही है। और टार्क डेवलप बाय इंक्रीज एंड बिकम द इक्वल टू द टार्क भी तो बढ़ेगा ना, लोड बढ़ाओगे तो टार्क चाहिए ही चाहिए, करेंट बढ़ेगी तो टार्क भी चाहिए ना। तो ऑल ऑफ द अबव है इसमें, आप आई थिंक सब समझ गए होंगे। 118 वाले में देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर मान लो लोडेड है फ्रॉम नो लोड टू रेटेड लोड, कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपका ये दोनों सही है ना। अगर जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा ना। जस्ट अभी हमने पीछे बताया भाई कि स्टार्टिंग में क्या होगा, ये ज़्यादा होगा ना, रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, और जैसे लोड लगाओगे ना तो यहाँ पे स्लिप आएगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो लार्ज एंगल से लैग करेगा वो कम लैग करेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस अब ज़्यादा होना स्टार्ट होगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा, टार्क भी देखो यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, स्लिप के प्रोपोर्शनली होता है। अगर लोड बढ़ाओगे तो रोटर की स्पीड डाउन होगी, रोटर की स्पीड डाउन होगी तो स्लिप बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, टार्क बढ़ेगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, सेम पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखो 119 वाले क्वेश्चन में दिया गया है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग का जो टार्क है वो आपका इतना है और मैक्स टार्क 300% है विथ रिस्पेक्ट टू द रेटेड टार्क एंड रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। ये तो रेटेड ही रखते हैं ना, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेटेड रखते हैं, तभी तो हमारा जो फाई होता है वी आई। अब ये रेटेड रखोगे तो ये भी कांस्टेंट मिलेगा। नेग्लेक्ट द स्टेटर रेजिस्टेंस एंड रोटेशनल लॉस, अगर हम यहाँ पे स्टेटर रेजिस्टेंस और रोटेशनल लॉस को हटा के द वैल्यू ऑफ स्लिप इज मैक्सिमम टार्क, किस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टार्क मिलेगा, हमें ये बताना है भाई, किस स्लिप पे मैक्सिमम टार्क मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमें मैक्सिमम टार्क बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक फार्मूला होता है, जे बी गुप्ता में आपका पीछे ही दिया होगा, प्रूफ किया गया है। स्टार्टिंग टार्क और मैक्स टार्क के बीच का जो रिलेशन होता है, अगर स्लिप के फॉर्म में लिख लो तो ये होता है 2 इंटू स्लिप मैक्स इंटू टार्क और अपान 1 प्लस एस स्क्वायर मैक्स टार्क इंटू टार्क। ये फार्मूला रट लीजिएगा ना, क्या करोगे, रटना ही पड़ेगा, प्रूफ कराने से कोई मतलब भी नहीं है ना। ये अगर रट सकते हो तो रट लो। और वैसे ये जे के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन ए के लिए इम्पोर्टेंट है, बस ये जान लो, ठीक है। जे के लिए तो नहीं बता पाऊंगा, मे भी बन सकता है, लेकिन ए के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रट लीजिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टार्क और मैक्स टार्क आपका इसका एक रेशियो निकालेंगे तभी हम स्लिप बता पाएंगे ना कि मैक्सिमम स्लिप कितना होगा किस टार्क पे। ये इक्वेशन है भाई, ये रिलेशन होगा ना। तो मैक्स टार्क कितना परसेंट है आपका, नहीं स्टार्टिंग टार्क कितना है 150% है, और मैक्स टार्क कितना है आपका 300% है। और यहाँ से एस स्लिप यानी मैक्सिमम स्लिप किस टार्क में मिलेगा, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 150 को क्या लिख सकते हो, 150 को 1.5 लिख सकते हो ना, परसेंटेज नॉर्मल में बदल लीजिएगा। और ये जगह जो स्टार्टिंग टार्क है उससे बोल लो कि रेटेड टार्क है, और इससे भी जो है आप बदल सकते हो 3%, 100 से भाग देना 3 हो जाएगा, और ये भी लिख सकते हो रेटेड टार्क। और बाकी ये तो आपको वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से जो है आपको मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे जो है इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, ठीक है। गुणा करने के बाद इसे एक इक्वेशन में लेकर आइएगा, ठीक है। इक्वेशन में आप ले लीजिएगा, ठीक है। आप ये कर लीजिएगा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा ये इक्वेशन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भाई आपको यहाँ पे इक्वेशन बना लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 0, जैसा कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपको बदल लेना है। तो ये आपका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब आप इसे लेकर आओगे नॉर्मल में, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया भाई। अब यहाँ पे क्या है ना कि श्रीधाचार विधि आई थिंक आप लोग जानते होंगे ना, बी स्क्वायर प्लस माइनस ये होता है यार, बी स्क्वायर प्लस माइनस √4 4a कुछ ऐसे करके होता है भाई, ठीक है। मुझे याद तो नहीं है, ठीक है। ये हाई स्कूल का फार्मूला होता है, पता नहीं श्रीधाचार विधि होता है। तो उसी मेथड से हम यहाँ पे जो है स्लिप का मान निकाल लेंगे ना, या स्लिप का यहाँ पे मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो होता है आपका
यहाँ पे होगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब ये ए है और ये बी है। बी का मतलब यहाँ पे 4 स्क्वायर हो, बी नहीं, बी स्क्वायर नहीं होता है शायद, तो बी होता है। बी के बाद प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर नहीं होता भाई, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है ना। तो बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 4 AC होता है, तो 4 AC, तो 4 का मतलब 4 हो जाएगा और AC का मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आपका 1 × 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आई थिंक आपको याद आ रहा होगा ना। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है फार्मूला। श्रीदाचार मेथड है आपका। और यहाँ पे नीचे जो हो जाता था 2a होता था, नीचे क्या होता था 2a होता था, तो 2 आप रख लो और a का मान यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 रख लो। ठीक है, तो आई थिंक इससे फार्मूला यार देखो याद आ रहा होगा ना, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा ये। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाउट में हूँ फार्मूले को लेकर कि उसका मेथड क्या है, श्रीदाचार विधि ही है शायद, लेकिन बस आप कॉन्सेप्ट समझो, उससे क्या मतलब, विधि जो भी हो बस ये ऐसे ही टेक्निक लगेगी। बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिख लो, बी स्क्वायर नहीं बी और यहाँ पे माइनस बी होगा ना, तभी तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस बी और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2a करके होता है। यही फार्मूला है आपका। हाई स्कूल का बुक खोलिएगा अगर आपके पास होगा तो वहाँ से निकाल लीजिएगा और यहाँ से जैसे आप बनाओगे ना यार, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 आपका 12 हो जाएगा, 12 का अंडर रूट करिएगा, 4 × 3 और 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा ना। अब इतना सारी चीज़ें कर लेना, 2 से 2 कैंसिल और ये आपको इतना बना लीजिएगा, तो ये कितना होगा, एक्स मैक्स टार्क जो होगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा 2 + अंडर रूट 3। अब इतना तो बनाना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा इतना। अब इसको देखो अंडर रूट 3 में 1.732 होता है, 2 में से एक बार जोड़ लो, एक बार क्या करना है घटाना है भाई। 2 + अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 का मान 1.7321 करके होता है, तो एक बार 2 में जोड़ लो और एक बार क्या घटा लो, प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार जब जोड़ोगे तो 3.732 आएगा और एक बार जब घटाओगे तो 0.2679 करके आएगा। तो ये वाला स्लिप क्या है भाई, ये स्लिप तो मैक्सिमम हो रहा है ना, तो ये तो ब्रेकिंग का कंडीशन आ जाएगा ना, स्लिप 1 से ज़्यादा होगा तो ब्रेकिंग। तो हमें ब्रेकिंग तो लगाना नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो मोटर है ना, तो हम ये वाला रीजन लेके चलेंगे ना, यही लेके चलेंगे ना, ये तो मोटर का कंडीशन है यार, ब्रेकिंग हमें थोड़ी ना लगाना है, तो ये तो ब्रेकिंग कंडीशन होगा ना, स्लिप 1 से ज़्यादा होगा तो ब्रेक। मैंने कल भी बताया था, तो ये आपका कौन सा, ये वाला हम कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि मोटर के लिए स्लिप हमारा कम होना चाहिए 0 से 1 के बीच, तो हम यही लेके चलेंगे भाई। ठीक है, तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे निकल गया भाई। ठीक है, ये पे आपका 0.2679 है ना, तो आप इसे नॉर्मल बदल लीजिएगा, 26% आ जाएगा आपका। ठीक है, 26% यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये मेथड है, ये फार्मूला बस आपको रखना है और ये जो मेथड है ये अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता हो गया होगा कैसे है, क्या करना है इसमें। यही वालों के लिए इम्पोर्टेंट था ये। व्हाट इज द रेशियो स्टार्टिंग टार्क टू मैक्स टार्क 3 फेज 50, इतना मैक्सिमम टार्क है इतने आरपीएम पे। मैक्सिमम टार्क यहाँ पे भी बताना है कि इतने आरपीएम पे। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो टार्क होगा 120 है ना, मैक्सिमम टार्क एट 1200 आरपीएम। 1200 आरपीएम आपकी स्पीड दे रखा है यार, तो हमें यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम टार्क, तो यहाँ पे वही फार्मूला है, फिर से यूज़ करना पड़ेगा हमें। देखो ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क और मैक्स टार्क और ये यूज़ कर लो, स्लीप मैक्स इंटू टार्क और स्लीप मैक्स इंटू टार्क, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे स्लिप निकालना पड़ेगा, तो स्लिप निकालने के लिए पहले हमें NS निकाल लेते हैं। 120 F/P से 120 फ्रीक्वेंसी 50 रख लो, नंबर ऑफ पोल 4 रख लो, इसको कैलकुलेट करिएगा 1500 आरपीएम बन जाएगा। स्लिप निकालने के लिए यहाँ पे मैक्स स्लिप इंटू टॉर्क पे निकालने के लिए यहाँ पे NS - NR चाहिए, तो NS की स्पीड कितनी है भाई 1500 है और NR की स्पीड आपका ये कहाँ गया आपका 1200 आरपीएम है, तो यहाँ पे 1200 कर लो और यहाँ पे जो है 1500 इसको कटाइएगा, यहाँ पे 0.2 स्लिप आएगा। अब यहाँ पे स्लिप का मान जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा 0.2 1 प्लस यहाँ पे स्लिप का मान 0.2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ से इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 0.4 होगा, नीचे होगा 1.04, इसको कैंसिल आउट करिएगा 0.384 आपका बनेगा, तो ये आपका आंसर होगा ना।
ये स्टार्टिंग और मैक्स टार्क के बीच का रिलेशन रेशियो आपको बताना है ना। देखो यहाँ पे दिया गया था मैक्सिमम टार्क, स्टार्टिंग टार्क एंड मैक्सिमम टार्क रेशियो, ठीक है। यहाँ पे आपको रेशियो बताना था स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का, 3 फेज इतना इतना आपका, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होगा स्टार्टिंग मैक्सिमम। तो ये फार्मूला बस याद रखो, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा अगर करना होगा तो ये फार्मूला रट लीजिएगा तो काफ़ी हेल्प करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हटाओ इसको अब यहाँ पे। 3 पे स्मॉल इंडक्शन मोटर है, शॉर्ट सर्किट करंट अगर मान लो 5 टाइम है फुल लोड करंट का और फुल लोड स्लिप 5% है। अगर स्टार्टिंग में रेजिस्टेंट स्टार्टर इज रिड्यूस टू इम्प्रेस द वोल्टेज 7% नॉर्मल, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेन इन द टर्म ऑफ फुल लोड टॉर्क वुड बी। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे भी आपका फुल लोड स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क, यहाँ पे जो है आपको जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो इसको भी करने के लिए आपका एक फार्मूला आता है, आई थिंक आपको पता होगा, स्टार्टिंग टार्क इनटू फुल लोड टार्क ये इक्वल होता है स्टार्टिंग करेंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट अपन फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू फुल लोड स्लिप। ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। स्टार्टिंग टार्क बाई स्टार्टिंग टार्क अपन फुल लोड टार्क और स्टार्टिंग करंट अपन फुल लोड करंट टू स्लिप होता है फुल लोड स्लिप। तो यहाँ पे देखो दिया गया ना, कहाँ गया, शॉर्ट सर्किट करंट 5 टाइम ज़्यादा है फुल लोड करंट के, तो 5 टाइम का मतलब ये वाली वैल्यू आपको दिया गया है 5 का स्क्वायर। और फुल लोड पे स्लिप कितना है भाई, 5% है, तो 5 को नॉर्मल बदल लीजिएगा, 0.05 लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे क्या निकालना था, स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेन कर रहे हैं ना, फुल लोड टॉर्क वुड बी, फुल लोड टॉर्क का ये कितना होगा स्टार्टिंग जो टार्क, यहाँ पे स्टार्टिंग जो टार्क है इसे निकालने के लिए हम यहाँ पे फुल लोड टार्क को इधर क्रॉस लेके आ जाएंगे, तो फुल लोड का मतलब यहाँ पे फुल लोड टार्क का कितना परसेंटेज बनेगा, तो ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टार्क आपका बनेगा फुल लोड टार्क का कितना होगा, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 25 में 125 हो जाएगा, यानी 125 का मतलब यहाँ पे 0 है ना, तो 1.25 होगा। इतना हो गया भाई, स्टार्टिंग का जो टार्क था वो फुल लोड के रिस्पेक्ट में इतना परसेंटेज है। अब यहाँ पे देखो ये दिया गया ना कि अगर स्टार्टिंग रेजिस्टेंट स्टार्टर में यूज़ करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क 60% है ना आपका, नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाई टू द स्टेटर, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज टू रिड्यूस द इम्प्रेस वोल्टेज। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या रेजिस्टेंस यूज करके हम वोल्टेज को 60% तक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। 60% डाउन करेंगे तो 60% जब आप वोल्टेज डाउन करोगे तो स्टार्टिंग टार्क भी तो क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ डाउन होगा, कंफर्म है भाई। वोल्टेज जब गिरा रहे हो तो यहाँ पे जो टार्क भी होगा वो डाउन होगा, तो कितना परसेंट यहाँ पे गिरा रहे हो आप, 60% गिरा रहे हो, तो 60 को नॉर्मल में बदल लीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ से गुणा करना है आपको ना, डायरेक्ट यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज डाउन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो डाउन करने का मतलब जो करंट होगी वो आई स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे देखो डिपेंड कर रही है ना, आई स्क्वायर के फॉर्म का मतलब यहाँ पे जो आप 60% डाउन कर रहे हो तो नॉर्मल में बदलोगे जितना होगा और इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज एक कंपेरिजन बोल सकते हो ना यार, कि अगर रजिस्टेंस बढ़ाओगे तो सप्लाई वोल्टेज कम होगी, और वो कम होने का मतलब जो करेंट है स्टार्टिंग टू फुल लोड ये स्क्वायर के टर्म में है ना, तो ये आपका क्या होगा स्क्वायर के टर्म में लेंगे, और बाकी ये फुल लोड टार्क और इनटू 1.25 ये उतार के हम लोग यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टिंग टार्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 36 हो जाएगा, 36 में 1.2 का सभी मल्टीपल करिएगा तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू फुल लोड टार्क। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो टार्क होगा वो इतना परसेंट होगा, तो ये लगभग कितना हो जाएगा आपका 45%। 122 वाले में देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, रेटेड स्लिप, यहाँ पे रेटेड स्लिप इंडक्शन मोटर फुल लोड अगर इतना है, स्लिप इतना है भाई, ठीक है, रेटेड स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर फुल लोड पे स्लिप इतना है, वाइल द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग करंट द फुल लोड करंट 4 है, स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट 4 है, रेशियो आपको स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का बताना, यही फार्मूला यूज़ कर लो, यही वाला। यहाँ पे करंट कितना है, करंट आपका 4 टाइम है, तो आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे फुल लोड स्लिप कितना है भाई 5% है, तो 5 का मतलब 0.05 होगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का रेशियो बताना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 80, और यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, 80 का वहाँ पे करोगे, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी फार्मूले का यूज़ करना है आपको।
यहाँ पे देखो 6 पोल है, 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर रेजिस्टेंस का अगर इतना है, डेवलप ए मैक्सिमम टार्क इतना न्यूटन मीटर है इतने आरपीएम पे, द रोटर रिएक्टेंस एंड स्लिप एट मैक्सिमम टार्क इज। तो यहाँ पे किस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, यानी यहाँ पे रिएक्टेंस और आपका रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे जो है जस्ट, तो यहाँ पे देख लो एक बार क्वेश्चन और देख लो यार। यहाँ पे 6 पोल है, 50 और 3 फेज इंडक्शन मोटर है, रोटर का जो रेजिस्टेंस है अगर इतना लगा के डेवलप कर रहे हैं, मैक्सिमम टार्क कितना न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर और इतने आरपीएम पे, ठीक है। रेजिस्टेंस लगाने से इतना टार्क बढ़ रहा है इतने आरपीएम पे। रोटर का रिएक्टेंस और स्लिप बताना है यहाँ पे मैक्सिमम टार्क के कंडीशन में, यानी रिएक्टेंस भी बताना है और स्लिप भी बताना है आपको। तो स्लिप बताने के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पे स्लिप बताना है, मैक्सिमम स्लिप मैक्सिमम टॉर्क पे कितना स्लिप होगा। तो फार्मूला तो वही है ना, स्लिप आपका निकालने के लिए क्या है, ये आप स्लिप लिख लो यार, ठीक है, ये स्लिप लिख लो, ये एन एस माइनस एन आर अपन एन एस होगा। तो यहाँ पे जो है हमें एन एस निकालना पड़ेगा, एन आर की स्पीड तो पता है, एन एस निकाल लो, यहाँ से एन एस निकालोगे तो 120 एफ अपन पी होगा, फ्रिक्वेंसी 50 और नंबर ऑफ पोल कितना है भाई 6 है, रख लो और यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1000 आरपीएम बनेगा। यहाँ पे आप 1000 आरपीएम रख लो, रोटर की स्पीड कितना है 875 है और बटा एन एस 1000 है, इसे कैलकुलेट करिएगा 0.125 आएगा। यहाँ पे स्लिप हमें तो पता चल गया ना 0.125। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें मैक्सिमम टार्क की कंडीशन आपका यही होता है, R2 इंटू एक्स इंटू एक्स2 होता है, ये कंडीशन होता है। यहाँ से स्लिप देख लो, स्लिप बराबर होगा R2 बाई एक्स2, तो यहाँ से एक्स2 निकालना था हमें, तो एक्स2 बराबर कितना हो जाएगा R2 बाई स्लिप, स्लिप यानी वही मैक्स टार्क इंटू स्लिप, ये आपका स्लिप कितना है, रेजिस्टेंस तो आपके पास दिया ही गया है 0.25 और स्लिप कितना है आपका ये निकालना है 0.125। इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका इसको कैलकुलेट करिएगा 2 ओम करके बनेगा है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2 ओम, रिएक्टेंस 2 ओम और स्लिप आपका, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। तो चलो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब आगे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जिनको लगेगा कि मुझे करना है तो कर लीजिएगा, वैसे बस कुछ ही न्यूमेरिकल बचे हैं शायद, ठीक है। मैं हार्ड करा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, जितना स्टैंडर्ड आपको करना हो कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 फेज 50 और 6 पोल इंडक्शन मोटर, रोटर रेजिस्टेंस अगर इतना है, रिएक्टेंस आपका इतना है, नेगलेक्टिंग द वोल्टेज ड्रॉप इन स्टेटर एंड स्टेटर वोल्टेज ड्रॉप नेगलेक्ट कर लो एंड अज्यूम द रोटर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट गिवन दैट द फुल लोड स्लिप आपका 3% है, रेशियो ऑफ द मैक्स टार्क टू द फुल लोड टार्क। तो यहाँ पे मैक्स टार्क इनटू फुल लोड टार्क आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको दे रखा है ना, रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो यहाँ पे जो है वही फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक और फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है मैक्स टार्क टू फुल लोड टार्क, ठीक है, ये फार्मूला होता है भाई। देखो यहाँ पे मैक्स टार्क और फुल लोड टार्क निकालने के लिए यहाँ पे स्लिप चाहिए हमें, मैक्स स्लिप टार्क पे और अपान फुल लोड स्लिप और प्लस फुल लोड स्लिप अपान या स्लिप मैक्स इंटू टार्क बाई 2। अभी इससे पहले हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि स्टार्टिंग जो टार्क होगा और मैक्स टार्क, ये स्टार्टिंग और मैक्स के बीच का रिलेशन है ना, और ये मैक्स और फुल लोड के बीच का रिलेशन है। तो अभी हमने बताया था यहाँ पे एस मैक्स इंटू टार्क और अपान 1 प्लस एस स्क्वायर एस मैक्स इंटू टार्क। तो ये फार्मूला अलग है, ये अलग है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका अलग है क्योंकि ये मैक्स और फुल लोड के बीच का रिलेशन है और ये स्टार्टिंग और मैक्स के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको ये वाला बताना है। तो ये बताने के लिए यहाँ पे हमें स्लिप चाहिए करेस्पॉन्डिंग टू मैक्स टार्क के कंडीशन में स्लिप चाहिए। तो स्लिप का ये हो जाएगा आपका R2 बाई एक्स2। रेजिस्टेंस कितना है आपका 0.1 रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस 0.92 है, तो इसे आप 1.92 रख लीजिएगा। और यहाँ पे फुल लोड पे जो स्लिप है, फुल लोड पे स्लिप यहाँ पे आपका शायद 3% है, इसको नॉर्मल में बदल लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू को रखना है आपको। यहाँ पे फुल लोड स्लिप ये आपका एक्स मैक्स स्लिप आपका कितना है 1.9 रखना है। तो 1 बटा
9.2 रख लो, और ये फुल लोड स्लिप कितना रखना है हमें 0.03, और ये रख लो 0.03, और ये हो जाएगा 1/0.92, और ये जो 2 है आप इस 2 को ऊपर लेके चले जा सकते हो ना, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 2 कर लो। नहीं यार 2 अगर यहाँ पे करोगे तो 1/2 होगा ना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 948 करके आएगा आपका आंसर। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। आगे यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड करेंट, स्टार्टिंग और फुल लोड करेंट आपको यहाँ पे बताना है यार, रेशियो है, ठीक है। रेशियो स्टार्टिंग टू फुल लोड करेंट, यहाँ पे स्टार्टिंग और फुल लोड करेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। 10 किलोवाट 406 पे इंडक्शन मोटर विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ पे यूज किया गया है। तो यार हमें ये तो पता चल गया ना कि फुल लोड स्टार्टिंग और फुल लोड करंट निकालना है हमें। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कहानी का है भाई, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जानते हो क्या होता है, 1/3 इंटू स्टार्टिंग करेंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग। देखो यार जेबी गुप्ता में यही सबसे बड़ी बात होती है ना, कि इसमें क्वेश्चन पढ़ने में मतलब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है यार, बहुत बड़ी बात होती है। और इस बुक को अगर आप कोई भी बंदा अगर इस बुक को कंप्लीट कर लेता है ना, तो आप जो भी मतलब और कहीं भी देखोगे कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें देखो याद तभी तक रहती हैं जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो याद हो आपको भी। जितना ज़्यादा आप बना ले जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में सारा स्टोर हो जाएगा। अब देखो इंडक्शन मोटर में अगर बात किया जाए ना, जितने भी जेबी गुप्ता में क्वेश्चन हैं आपके, चाहे आप मशीन का ले लो या पावर सिस्टम का ले लो, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि उस बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं, और उससे बाहर आपका कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब इसमें वैरायटी आप क्वेश्चन काफ़ी दे दिया गया है कि आपको मतलब ये सस्पेंस नहीं रहेगा कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने यहाँ पे देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ पे यूज़ कर लिया भाई, और ये आपका कुछ इस फार्मूले में होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर 1/3 टाइम इंटू स्टार्टिंग करेंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग। तो यहाँ पे अब यहाँ तक पहुँचने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें देखो, अब हमें स्टार्टिंग करेंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग, यानी डायरेक्ट स्विचिंग स्टार्टिंग में जो करंट होगा वही शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए हमें। स्टार्टिंग में जो करंट होगा विद डायरेक्ट स्विच करोगे तो स्टार्टिंग में जो करंट होगा कैसा होगा भाई, शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट हमें यहाँ पे अब निकालना होगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है, सपोज दैट शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए यहाँ पे चलो अब आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखो इफिशियंसी है ना, तो यहाँ पे इफिशियंसी बराबर क्या होता है आपका, आउटपुट अपन इनपुट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट पावर निकालना होगा इस फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से आप इनपुट निकाल लो, इनपुट निकालने के लिए आउटपुट चाहिए और अपन इफिशियंसी चाहिए। तो आउटपुट कितना है भाई 10 है, 10 किलोवाट। आउटपुट कितना है किलोवाट है, 10 किलोवाट है, और इफिशियंसी कितना है आपका 0.86 रख लो। इसको कैलकुलेट कर लो, 11.628 किलोवाट, यानी इनपुट आपका इतना आ गया ना। अभी इनपुट इतना है तो करंट तो कुछ ना कुछ लेगा ना मोटर। अब करंट कैसे निकालना हमें, P बराबर P इनपुट √3 VL IL इंटू cos फाई होता है। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे जो है करंट निकाल लेंगे। तो करंट निकालने का मतलब लोड करंट का मतलब यहाँ पे फुल लोड करंट है। ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट पावर अपान √3 इंटू VL और इंटू पावर फैक्टर। इनपुट पावर कितना है भाई 11.628 है, और 1000 से गुणा करना होगा। तो आप 1000 से गुणा कर लो, ठीक है। 1000 से आप गुणा कर लो
तो इसको हमें क्या करना था, नॉर्मल में जो किलोवाट है उसे वाट में बदलो, पावर वाट में ही होता है। उसके बाद नीचे √3 रख लो। लाइन वोल्टेज कितना है भाई, 400 है, 400 रख लो। पावर फैक्टर कितना है आपका, यहाँ पे देखो 0.8 पावर फैक्टर है, 0.8 पावर फैक्टर रख लो। यहाँ से करंट निकाल लो, फुल लोड करंट कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं तो कैलकुलेट करके ही सब रखता हूँ, 20.98 एम्पियर होगा। फुल लोड करंट आ गया भाई आपके यहाँ पे, तो शायद मे भी फुल लोड करंट आ गया, यानी ये वाली करंट आ गई ना, 20.98। अब हमें स्टार्टिंग करंट निकालना है। फुल लोड करंट तो आ गया हमारे पास, स्टार्टिंग करंट निकालना है। स्टार्टिंग में क्या है कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं। तो अप्रॉक्स शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो आपका 30 एम्पियर है 100 वोल्टेज पे, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि 400 वोल्टेज जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट करेंट 100 वोल्टेज पे, यहाँ पे कितना है यार, 100 वोल्टेज पे जो है आपके यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट 30 एम्पियर है, ठीक है। 100 वोल्टेज पे 400 एम्पियर 30 एम्पियर है। तो यहाँ से जो होगा यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट करंट निकालना पड़ेगा हमें ना। देखो यहाँ पे ये स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट अब निकाल लेंगे हम लोग, तभी स्टार्टिंग करंट रखेंगे। स्टार्टिंग करंट निकालने के लिए 1/3 इंटू स्टार्टिंग करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग, यानी शॉर्ट सर्किट करंट अब हमें निकालना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट पहले करंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1/3 में भाग देके तब जाके स्टार्टिंग करंट आएगी, उस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे जो है 100 वोल्टेज पे कितना है, 100 वोल्टेज पे 30 एम्पियर है। तो यहाँ पे 400 वोल्टेज के कंडीशन में कितना हो जाएगा आपका, 400 कंडीशन में आपका जाएगा 400/100 वोल्टेज इंटू 3 हो जाएगा 30 एम्पियर। तो ये 400/100 करोगे तो 4 हो जाएगा ना, 400 में 100 से भाग दोगे 4 होगा, 4 का गुणा 30 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 एम्पियर होगा, यानी आपका यहाँ पे 120 एम्पियर आ गया ना। शॉर्ट सर्किट करंट कितना है भाई, शॉर्ट सर्किट करंट हम कब निकालेंगे, एक वोल्टेज के रेंज को लेकर निकालेंगे ना। शॉर्ट सर्किट करंट जो है 100 वोल्टेज पे अगर 30 एम्पियर है तो 400 वोल्टेज के कंपैरिजन में हम निकाल सकते हैं। 100 पे 300 यार, तो 400 पे कितना होगा, 400/3, इससे करके आप 120 निकाल लीजिएगा, 120 आ जाएगा। 120 का जो है 1/3 इंटू 120 करोगे तो ये आपका 40 एम्पियर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग करंट जो होगी, स्टार्टिंग करंट 40 आ गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करंट 40 रख लो और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.9, यानी ये 1.9 हो जाएगा आपका जो स्टार्टिंग करंट होगी स्टार डेल्टा स्टार्टर में। मतलब इतना करंट उसको रिक्वायर्ड होगा। उससे पहले फुल लोड करंट इतना था और आपका स्टार्टिंग में जो करंट था वो 30 एम्पियर ले रहा था ना। देखो शॉर्ट सर्किट 100 वोल्टेज के कंडीशन में 30 एम्पियर ले रहा था। अब ये जो है स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट कितना हो जाएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देने की वजह से स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट आपका 1.9 एम्पियर होगा। तो ये ए वाले लोग देखे, ए और गेट वाले, ठीक है। बाकी और सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं भाई। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम चांस होगा आपके लिए आए, क्योंकि इसमें जो है आपको ये सब कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। और बाकी समझ ही सकते हो आप यहाँ पे। तो इसको जो है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अब यहाँ पे जो है और लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो गया आपका। यहाँ पे देखो इंडक्शन मोटर ऑपरेट हो रहा है 60% पे सिंक्रोनस स्पीड पे और मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर आइडियल कंडीशन। मैक्सिमम एफिशिएंसी आइडियल कंडीशन में तो एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे आउटपुट पावर चाहिए और हमें इनपुट पावर चाहिए, गुणे 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट पावर इनपुट पावर निकालना होगा। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि आउटपुट पावर निकाल लेते हैं, इनपुट पावर वही रखो, ठीक है। आउटपुट पावर को निकाल के एज कंपेरिजन कर देंगे इनपुट पावर में, क्योंकि जो मोटर का आउटपुट होता है वो मोटर का आउटपुट का मतलब रोटर आउटपुट, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्लिप निकालना पड़ेगा आपको। स्लिप निकालने के लिए NS - NR करना पड़ेगा। तो NS कर लो और NR यहाँ पे कितना परसेंट आपकी स्पीड डाउन हो रही है, 60% ना। तो 0.6
और रोटर की स्पीड को आप इसी फॉर्म में लिख लो, ठीक है। एनआर की जो स्पीड है वो 60% हो रही है मैक्सिमम एफिशिएंसी का, तो 60% का मतलब आप एनएससी से कंपैरिजन करोगे ना, सिंक्रोनस से ही कंपैरिजन करोगे, सिंक्रोनस का ही तो 60% होगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए 0.6 एनएस लिखा गया ना। फिर ये बाद में मत पूछना कि अरे यार देखो यहाँ पे रोटर जो होता है सिंक्रोनस से कंपैरिजन करके हम लोग चलते हैं, तो सिंक्रोनस का ही तो लिखेंगे हम लोग 60%, वही 0.6 इंटू एनएस हो जाएगा, और अपन यहाँ पे हो जाएगा आपका एनएस। इसको कैलकुलेट करिएगा, 1 में से 6 जाएगा तो आपका 0.4 होगा, और एन एस से एन एस 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा जो स्लिप होगा। अरे यार एन एस को कॉमन कर लेना, ठीक है, एन एस को कॉमन करना, एन एस को ऊपर से कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 होगा, ठीक है। एन एस कैंसिल करना, 1 माइनस 0.6 करोगे तो आपका 0.4 करके स्लिप आएगा, ठीक है। स्लिप तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस जो होता है वो एस इंटू पावर इनपुट होगा। तो यहाँ पे एस इनपुट का मतलब यहाँ पे आपका स्लिप कितना है, आपका 0.4 है, और इनपुट कितना होगा, पी इनपुट रख लो, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस फॉर्म में बन गया भाई कॉपर लॉस। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमारे रोटर पे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें इनपुट माइनस कॉपर लॉस होगा, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा ना। तो आउटपुट लेने के लिए हमें इनपुट चाहिए, इनपुट हमने ले लिया। कॉपर लॉस कितना हो रहा है भाई, इतना हो रहा है कॉपर लॉस, तो 0.4 इतना कॉपर लॉस हुआ। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.6 आ जाएगा आपका इनपुट। ये हो जाएगा जो आउटपुट पावर है वो आपका 0.6 इनपुट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब 0.6 इनपुट हो गया तो यहाँ पे आउटपुट आपका निकल गया ना। अब यहाँ पे लाके रख दो 0.6 इनपुट अपन ये इनपुट कैंसिल कर लो और 100 से गुणा कर लो, कितना होगा यहाँ पे 60% हो जाएगा भाई, ठीक है। सीधे सीधे दिख रहा है ना, 0.6 में 100 का गुणा करना 60%। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है, ये कर सकते हो यार, ये ठीक ही क्वेश्चन था, सब कोई कर सकता है भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं आपका। आगे यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो लॉसेज होता है ऑकर इन द इंडक्शन मोटर। यार इंडक्शन मोटर में बहुत सारे लॉस होते हैं ना, स्टेटर में कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, ये सब लॉस ही है भाई, ठीक है, सब लॉस होता है आपका इंडक्शन मोटर में। सिर्फ इंडक्शन मोटर में जो आयरन लॉस होता है वो मेनली किस में होता है, तो ये आपका होता है स्टेटर कोर और टीथ में। देखो स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है तो एफ होती है ना, तो स्टेटर में ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन लॉस होता है वो एडी लॉस होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के टर्म में डिपेंड करता है, और एक हिस्टेरिसिस होता है जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। तो यार ये बताओ यहाँ पे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ हो रही थी और रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, एस इंटू एफ हो रही थी ना। तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज थी तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या थी, लगभग 25 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज ऐसे कुछ आ रही थी। तो यार फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाएगा तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस भी तो कम होगा ना। तो रोटर के जो कोर होगा ना, या फिर रोटर जो होगा उसमें हम लॉसेस को नहीं लेंगे, उसमें आयरन लॉस को बहुत ही कम हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका स्टेटर के कोर में होगा ना, इसलिए हम यहाँ पे सी को ट्रिक करेंगे ना। रोटर वाला देखो जहाँ पे भी रोटर दिखा होगा आप उसको न ट्रिक करना है ना, कि रीजन यही है भाई, ठीक है, आपका रीजन यही है मेनली। आगे यहाँ पे देखते हैं आयरन लॉस जो होता है रोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रिलीजेबल, दिस इज ड्यू टू। आयरन लॉस को हम रोटर में, देखो ये क्वेश्चन वही आ गया कि आयरन लॉस में हम रोटर के क्यों रिलीजेबल करते हैं, क्योंकि बहुत कम फ्रीक्वेंसी आता है, बहुत ही कम होती है, एस इंटू एफ, क्योंकि स्लिप आ जाता है ना, वहाँ पे स्लिप आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोनों। रोटर इनपुट जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू द, रोटर में जब आप इनपुट दोगे तो उसका जो ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपका ये होगा, जब आप इनपुट दोगे तो इसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा और कुछ ना कुछ आयरन लॉस होगा, इसी का इनपुट होगा। पहला यहाँ पे जो होगा वो सही होगा, 30 का 130 का पहला। Uh, 131 का यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। तो यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस इंटू रोटर इनपुट, ये फार्मूला होता है ना, ये आपको रट लो भाई, ठीक है। रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट, ये फार्मूला प्रूफ होता है, प्रूफ कराने से कोई मतलब नहीं है भाई, आपको सिर्फ यहाँ पे रटना ही होगा। रोटर कॉपर लॉस अपॉन होता है रोटर कॉपर लॉस इंटू रोटर इनपुट। रोटर इनपुट का मतलब पावर इनपुट होगा ना, पावर इनपुट टू रोटर, ये होता है स्लिप के बराबर।
अगर इसे आप प्रूफ करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, कुछ होता नहीं है। देखो रोटर कॉपर लॉस जो होता है ये इक्वल होता है आपका जो आप पावर इनपुट दे रहे हो, ठीक है, पावर इनपुट इन रोटर, रोटर में कितना हमने पावर इनपुट दिया और आउटपुट पावर कितना मिला, ठीक है, आउटपुट पावर आपको कितना मिल रहा है, ठीक है, ये होता है। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो यार, उल्टा हो गया, जस्ट 1 सेकेंड। जो आउटपुट हमें मिलता है वो लॉस होने के बाद जो आउटपुट मिलता है और हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, तो इस वाले आउटपुट प्लस लॉस जो होता है वो इनपुट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका लॉस का मतलब कॉपर लॉस है, तो आप अगर यहाँ से इनपुट निकालोगे तो यहाँ पे अगर लॉस मान लो निकालना है तो ये इनपुट आ जाएगा इधर, यानी पी इनपुट माइनस आउटपुट हो जाएगा। तो वही है, इसी फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज़ किया। रोटर कॉपर लॉस जो होगा वो इनपुट अपान इनपुट माइनस पावर आउटपुट होगा। तो यहाँ पे जो इनपुट होता है वो आपका 2 पाई NS अपान 60 होता है और इंटू टी होता है, ठीक है, और ये भी होता है 2 पाई ये रोटर की स्पीड अपान 60 टी होता है। इनपुट जो होगा वो स्टेटर में उसकी स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड, और जो आउटपुट होगा वो रोटर की स्पीड होगी, तो NR होगी। और इसको दोनों को जो है ना आपको 2 पाई टी अपान 60 कॉमन कर लो और ये हो जाएगा आपका NS होगा और ये हो जाएगा माइनस NR। NS माइनस NR हो जाएगा यार। और उसके बाद जो है 2 पाई NS यहाँ पे 2 पाई NS इंटू, ठीक है, इसको आप कर सकते हो स्लिप निकाल से, यहाँ से स्लिप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जस्ट यहाँ पे जो है। अब इसके बाद देखो करना क्या है, एक छोटा सा फार्मूला आपको पता ही होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। स्लिप बराबर होता है ना NS माइनस NR अपान NS होता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, S इंटू NS होगा और ये हो जाएगा NS माइनस NR, ठीक है। तो NS माइनस NR की जगह आप ये रख लो, ठीक है, ये NS माइनस NR की जगह आप रख लो 2 पाई टी अपान 60 और S इंटू NS हो जाएगा। अब ये वाला जो पूरा का पूरा फार्मूला है और ये वाला पूरा का पूरा जो फार्मूला है, अगर आप इस वाले से मैच करा लो तो ये क्या होगा, मैच कर जाएगा। यानी ये इसे हम लिख सकते हैं स्लिप इंटू जो रोटर में पावर इनपुट था ना, ठीक है भाई, पावर इनपुट आपका यही फार्मूला है ना, तो हम इसको इतने को क्या लिख लेंगे, इनपुट पावर लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा जो आपका लॉसेज होगा, जो लॉसेज होगा वो S इंटू इनपुट पावर के डिपेंड होगा ना। तो लॉसेज होगा वो N स्लिप गुणे स्लिप इंटू इनपुट पावर के होगा। अब इनपुट को आप नीचे लेकर आ जाओ, लॉसेज का मतलब क्या होता है, एक तरीके का जो आउटपुट होगा वही लॉसेज को रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट नीचे आ जाएगा, तो आउटपुट अपना इनपुट हो गया ना। रोटर कॉपर लॉस का मतलब यहाँ पे आउटपुट भी बोल सकते हो, और रोटर इनपुट नीचे आ जाएगा, तो ये स्लिप क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ होता है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अब कुछ चीज़ें ही जो है, आप सारे फार्मूला प्रूफ कराने से कोई मतलब नहीं है, आपके पास कोई ना कोई बुक होगा, वहाँ पे होगा प्रूफ किया गया, लेकिन मैंने यहाँ पे चलो बता ही दिया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं यार क्वेश्चन। फॉर एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग स्लिप एस द रेशियो ऑफ ग्रॉस पावर आउटपुट टू एयर गैप पावर इज इक्वल टू द एयर गैप पावर। यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर है आपका ऑपरेट हो रहा है स्लिप एस पे, और रेशियो ऑफ ग्रॉस पावर आउटपुट टू द एयर गैप पावर इज इक्वल टू द एयर गैप में जो पावर होता है, एयर गैप में जो पावर होता है वो P2 होता है, वो आपका इनपुट होगा, इनपुट पावर टू रोटर। रोटर में भाई आपने कितना इनपुट दिया, कितना फ्लक्स बना, ठीक है, कितना फ्लक्स बना, उसके बाद जो फ्लक्स होगा जाके लिंक करेगा इन रोटर में, तो वो एयर गैप पावर होता है, जिसे P2 बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो अभी हमने प्रूफ किया है कि जो रोटर का जो कॉपर लॉसेज होता है वो होता है S इंटू इनपुट होता है। अभी बताया ना यार, रोटर कॉपर लॉस S इंटू इनपुट होता है, इनपुट का मतलब एयर गैप पावर इनपुट P2 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रॉस पावर डेवलप होगा, या फिर ग्रॉस पावर को मैकेनिकल पावर भी बोलते हैं भाई, इसको भी जान लो, ठीक है, ग्रॉस पावर को हम लोग मैकेनिकल पावर भी बोलते हैं। तो ये अब जो या तो ग्रॉस लिख लो यहाँ पे, या फिर मैकेनिकल भी लिख सकते हो ना, ग्रॉस लिख लो, ये हो जाएगा आपका P2 माइनस S इंटू P2।
अब यहाँ पे जो क्या है ना कि आपने कितना एयर गैप में पावर कितना था और लॉसेज होने के बाद कितना है, ठीक है, यानी लॉसेज भाई मैकेनिकल पावर उतना ही तो डेवलप होगा ना। मैकेनिकल पावर कितना डेवलप होगा हमारे रोटर पे, हमने कितना एयर गैप पावर है, एयर गैप में कितना फ्लक्स जा रहा है उसको पावर को लेंगे और उसके बाद जो है कितना लॉसेज चला गया हमारा उसको घटा देंगे। तो हमने यहाँ पे इनपुट क्या दिया, एयर गैप पावर P2 हमने इनपुट दिया है और लॉसेज को हम घटा देंगे, तभी तो हमें यहाँ पे मैकेनिकल कितना वहाँ पे मिल रहा है ना। तो S इंटू P2 हो जाएगा और इसको यहाँ से P2 कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस S हो जाएगा आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 माइनस S हो गया और ये हो गया आपका ग्रॉस या फिर मैकेनिकल पावर। अब यहाँ से P2 यहाँ से P2 को इधर लेकर आइएगा, जो मैकेनिकल पावर होगा वो आपका P2 मैकेनिकल पावर इंटू P2 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस स्लिप पे 1 माइनस S, ये आपका मतलब क्या बोलते हैं, इसको भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर अगर ऑपरेट कर रहा है स्लिप एस पे रेशियो ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर इनपुट इन एयर गैप, तो वो हो जाएगा आपका 1 माइनस S। तो ये प्रूफ ही करना था आपका एक तरीके से, 1 माइनस S हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, देखो यहाँ पे दिएगा जो रोटर पावर आउटपुट होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर 15 किलोवाट है, रोटर कॉपर लॉस एट स्लिप इन 4%। चलो इसको मिटाते हैं पहले तभी हो पाएगा क्वेश्चन। रोटर पावर आउटपुट, रोटर पावर आउटपुट कितना है भाई 15 किलोवाट है। तो यहाँ पे जो रोटर पावर आउटपुट का मतलब एक क्या है, आउटपुट का मतलब मैकेनिकली तो पावर दे रहा है ना हमें, रोटर घूमेगा मैकेनिकल पावर दे रहा है, कितना है भाई आपका 15 किलोवाट है। अब यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस जो है आपका स्लिप इतना परसेंट है, रोटर कॉपर लॉस स्लिप आपका इतना परसेंट। देखो ये जो है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है रोटर कॉपर लॉस निकालना है। तो अभी हम लोगों ने रोटर कॉपर लॉस अपन रोटर कॉपर लॉस अपान पावर इनपुट इन रोटर, इसको भी हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया है स्लिप होगा। और अभी दूसरा भी फार्मूला हमने निकाला है कि जो पावर यानी मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा वो मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा वो, और उसका P2 का मतलब एयर गैप पावर, एयर गैप जो पावर होगा ये 1 माइनस S होगा। अभी हम लोगों ने निकाला है ना ये, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को जब करोगे तब जाके आपको 133 वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। रोटर कॉपर लॉस और इनपुट रोटर ये स्लिप के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो रोटर कॉपर लॉस हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे रोटर पावर आउटपुट दिया है ना और हमें यहाँ पे इनपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट वाला इन दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है रोटर कॉपर लॉस, यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस जो होगा वो स्लिप गुणे रोटर पावर इनपुट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब इनपुट जो होगा ना, जो आप इनपुट दे रहे हो कितना मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है और कितना एयर गैप में फ्लक्स हो रहा है, ये वाली क्वांटिटी से भाग करना पड़ेगा ना। तो ये जब आप भाग करोगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बढ़ेगा ना, ऊपर स्लिप होगा ये नीचे भाग दे देना, और यहाँ पे जो आपका पावर आउटपुट होगा यानी जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा उसको लिख लेना, और यहाँ पे आपको लॉस लिखना होगा, ठीक है, कॉपर लॉस। तो ये कॉपर लॉस निकालना है रोटर का, तो यस माइनस 1 माइनस S करना होगा। तो यस का मतलब यहाँ पे आपका स्लिप कितना है 4% है, तो 4 को नॉर्मल में बदल लो और ये नीचे 1 माइनस 0.06, और मैकेनिकल पावर आउटपुट कितना है 15 किलोवाट है, तो 15 गुणे 1000 कर लेना ना, क्योंकि वाट में बदलना होगा। बस इसको कर लीजिएगा, 625 वाट आपके यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है, 625 बन जाएगा भाई का। 134 वाला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्वेश्चन 134 और 135 एक तरीके से सेम है। अगर मैं 134 करा दूँ तो आप 135 कर ले जाओगे। पावर जो इनपुट है आपका इतना है, इतना 6 पोल इंडक्शन मोटर रन कर रहा है 975 RPM पे, आपका 40 किलोवाट है, यानी आपका इनपुट पावर कितना है भाई 40 किलोवाट है ना। आप इनपुट पावर कितना दे रहे हो 40 किलोवाट है, और यहाँ पे जो स्टेटर का लॉस है वो आपका कितना है 1 किलोवाट है। फ्रिक्शनल और विंडेज लॉस आपका इतना है, इफिशियंसी आपको बताना है। तो अभी इफिशियंसी तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। इफिशियंसी निकालने के लिए आपको आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर चाहिए। तो यहाँ पे देखो इनपुट जो है आपका 40 किलोवाट है, तो यहाँ पे जो आपका
इनपुट तो आपने दे दिया ना, इनपुट आपने कितना दे दिया, 40 किलोवाट दे दिया। अब स्टेटर में आप जब इनपुट दे दोगे तो सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगा, फ्लक्स घूमेगा, यानी एयर गैप में पावर आएगा ना। तो एयर गैप में पावर कितना आएगा, P2 बराबर अगर निकालोगे तो एयर गैप में जो पावर होगा वो 40 किलोवाट का पावर इनपुट आपने दिया, और कुछ ना कुछ स्टेटर में लॉस हो जाएगा ना। स्टेटर का लॉस कितना है आपका, 1 किलोवाट है, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, जब आप इसमें 3 फेज सप्लाई दोगे यानी इनपुट आपने दिया, तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक सेटअप होगा, कुछ ना कुछ लॉस भी होगा। अब लॉस होने के बाद जाके तब वो रोटर के लिए पावर के इनपुट जैसा काम करेगा ना। यानी P2 जो है वो आपका एयर गैप पावर है, इसको लिख लेना। P2 क्या है, एयर गैप पावर है। एयर गैप में जो पावर होगा वो आपने इनपुट कितना दिया, 40, और स्टेटर में लॉस हो गया 1, तो टोटल ये कितना अवेलेबल होगा रोटर के लिए, 39 किलोवाट अवेलेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लिप निकालना पड़ेगा, तो स्लिप निकालने के लिए हमें NS माइनस NR अपन NS करना पड़ेगा। तो यहाँ पे NS पहले निकालो, NS हमें नहीं पता है, 120 रख लो, और फ्रिक्वेंसी 50, और नंबर ऑफ पोल कितना आपके पास 6 है। तो यहाँ से आप NS निकाल लो 1000। अब इस 1000 को यहाँ पे ला के रखो। रोटर की स्पीड कितना है, 975 है, तो 975 रख लो, और यहाँ पे 1000 इसको कैलकुलेट करिएगा, मे बी 975 नहीं यार, यहाँ पे होगा 25 इंटू 0.025। स्लिप कितना आ गया आपका, इतना आ गया, ठीक है, स्लिप आपका इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो जो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा था, अभी हमने लिखवाया था मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा, और एयर गैप पावर का जो रेशियो था 1-s था, प्रूफ कराया पीछे ही। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, ठीक है, मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा वो एयर गैप पावर इंटू 1-s होगा। यानी एयर गैप पावर P2 कितना है भाई आपका, P2 कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, तो 39 रख लो, और ये 1 माइनस स्लिप कितना आ रहा है आपका, 0.025। तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल पावर कितना डेवलप होने वाला है वो हमें पता चलेगा अभी। इसको 31 माइनस करिएगा, ये 38.025 किलोवाट आएगा। मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हुआ भाई हमारे पास, इतना डेवलप हुआ। अब देखो मैकेनिकल पावर तो डेवलप हो गया ना, तो अब मैकेनिकल पावर जब डेवलप होगा तो यानी टोटल आउटपुट कितना मिलेगा। आउटपुट मिलने के लिए हमें क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप माइनस कितना फ्रिक्शनल और विंडेज लॉस हुआ ना भाई। जब रोटर घूमेगा तो फ्रिक्शनल और विंडेज लॉस भी तो होगा ना। तो मैकेनिकल पावर जितना डेवलप होगा 38.026 मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया, और फ्रिक्शनल आप 2 किलोवाट है, 2 घटा दो, तो आपका टोटल आउटपुट पावर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आउटपुट पावर, 36.0 किलोवाट, इतना आउटपुट आ जाएगा। यानी आपके पास आउटपुट कितना आ गया, 36.2.5, और आपके पास इनपुट तो आपको पता ही है, आपके इनपुट कितना है, 40 है, तो 40 रख लो। बस 36.0.2 और चौबटा 40 का लेना, गुणा 100 कर लेना, इफिशियंसी आप निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से तो आप गुणा भाग करके कर ही सकते हो ना, 90% होगा। 135 वाला भी सेम है क्वेश्चन। देखो स्टेटर में जो लॉसेस हो रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 2 किलोवाट, इफ द मोटर इज रनिंग स्लिप 4%, मोटर इनपुट इतना वाट इज द रोटर मैकेनिकल पावर डेवलप। मैकेनिकल पावर डेवलप यहाँ पे कराना है, यानी बस आपको यहीं तक निकालना है। तो चलो इसको भी करा देना, इसको मिटा लो। सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है। अगर 134 कर लेगे तो 35 भी कर लोगे। यहाँ पे देखो इनपुट पावर कितना है आपका, 90 किलोवाट है, और यहाँ पे एयर गैप पावर हमें निकालना है। तो एयर गैप पावर का मतलब क्या हुआ, आपने इनपुट कितना दिया, तो आपने इनपुट दिया 90 का, और लॉसेस कितना हो गया, स्टेटर में लॉस हुआ 2 किलोवाट का, तो ये हो जाएगा 88 किलोवाट, यानी एयर गैप में पावर इतना आ गया। अब यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा वो आपका एयर गैप पावर यानी 1-s होता है। यहाँ पे मैकेनिकल पावर अगर हमें यहाँ पे डेवलप करा के निकालना हो तो 1-s, यस का मतलब कितना है भाई, 0.4 है, तो यानी 0.04% स्लिप को कटा दो, और एयर गैप पावर आपके पास कितना आ रहा है, 88। तो यहाँ पे 88 करके और इसको कैलकुलेट करिएगा, 84.4 किलोवाट, 8 किलोवाट आएगा। तो ये हुआ 135 का पहला हुआ, ठीक है। तो अगर ये कर लोगे सेम उसी बेस पे है ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका। तो चलिए यहाँ पे अगला यहाँ पे देख लेते हैं। 136 में यहाँ पे देखो दिया ये गया है कि आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है 50 किलोवाट हो रहा है का, इतना आपका है। रोटर ईएमएफ जो है आपका 100 ऑसिलेशन पर मिनट है। इफ द स्टेटर लॉसेज आर 2 किलोवाट, रोटर कॉपर लॉस वुड भी कितना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो चलो यहाँ पे जो है आपका
स्टेटर लॉस जो है रोटर कॉपर लॉस यहाँ पे बताना है। तो रोटर कॉपर लॉस जो होगा यहाँ पे रोटर नहीं, रुक जाओ जस्ट 1 सेकेंड, हमें क्या निकालना है, रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस S इंटू P2, यानी P2 का मतलब एयर गैप पावर। P2 का मतलब क्या, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था ना पीछे, एयर गैप पावर। मैकेनिकल पावर डेवलप अपान एयर गैप पावर अपान, ये हम लोगों ने निकाला था ना, वो तो N-S हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो होगा आपका रोटर कॉपर लॉस जो होगा ये S इंटू रोटर इनपुट होगा, ठीक है, रोटर इनपुट। यहाँ पे एयर गैप पावर नहीं होगा, रुक जाओ, रोटर का ये हमने एक फार्मूला भी बताया था ना, रोटर कॉपर लॉस अपान पावर इनपुट इन रोटर बराबर स्लिप, वही यूज करना हमें। रोटर कॉपर लॉस S इंटू पावर इनपुट टू रोटर, यानी हमें कॉपर लॉस निकालना है तो हमें पहले स्लिप चाहिए, और स्लिप लाने के बाद यहाँ पे जो पावर इनपुट है वो हमें लाना पड़ेगा। तो पावर इनपुट तो आपके पास पता ही है 50 किलोवाट है, लेकिन ये एग्जैक्ट पावर इनपुट नहीं है क्योंकि लॉस भी कुछ ना कुछ होगा ना, 2 किलोवाट का लॉस जा रहा है आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पावर इनपुट होगा रोटर में, अगर आप 50 दे रहे हो 50 किलोवाट और कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, उसके बाद ही तो अवेलेबल होगा ना हमारे रोटर के लिए। तो 50 - 2 कर दोगे तो कितना होगा, 50 में 2 ये हो जाएगा आपका 48। अब हमें यहाँ पे स्लिप निकालना है, तो स्लिप निकालने के लिए जो है रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो S इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है। स्लिप बराबर यहाँ पे रोटर की फ्रीक्वेंसी अपान स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। तो यहाँ पे रोटर की फ्रीक्वेंसी और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, रोटर की फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे चाहिए। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रोटर की फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे 100 ऑसिलेशन पर मिनट है, तो 100 ऑसिलेशन पर मिनट कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई 100 ऑसिलेट कर रहे हैं ना पर मिनट में, था इस तरीके से होगा। 0 से 0 गया, 2 5 10 और 2 3 6, 5/3 हो जाएगा। यानी आपका रोटर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 5/3 आएगा। तो यहाँ पे 5/3 रख लो और यहाँ से कैंसिल करके स्लिप निकाल लो। स्लिप हो जाएगा 5/3 इंटू 50 और पूरा कैलकुलेट करिएगा 25। ये 3 नीचे आ जाएगा ना यार, रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रहा है। 5/3 और ये नीचे 50 और ये हो जाएगा 10 और 1/30 होगा। स्लिप का मान 1/30, अब यहाँ पे रख दो 1/30, स्लिप का मान आ गया 1/30 हो गया। और यहाँ पे गुणे में 48 है, तो 48/30 40 नहीं 48 में 30 का भाग दे देना, ये आ जाएगा 1.6 किलोवाट में बदल लेना ना, डायरेक्ट आएगा आपका। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा भाग करके यहाँ पे देख लेता हूँ मैं क्या कंफर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है किलोवाट में 2 टाइप के आंसर हैं। तो यहाँ पे जब आप 48 में भाग दोगे 30 का तो 1.6 किलोवाट आएगा, ठीक है, सही है आपका। किलोवाट में ही आएगा क्योंकि हम लोगों ने जो आपका किलोवाट में ही तो यहाँ पे लेके चला है ना, क्या गया आपका जो इनपुट पावर है आपने क्या किया, 50 में से 2 किलोवाट ही घटा तो 48 किलोवाट था। तो ये जब किलोवाट में है तो ये भी जो होगा ये भी किलोवाट में ही आंसर आएगा। तो 1.6 किलोवाट यहाँ पे सही होगा। 36 आगे यहाँ पे देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट स्लिप इतना परसेंट डेवलप द इतना 200 किलोवाट रोटर पावर आउटपुट, व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग द रोटर कॉपर लॉस इन दिस ऑपरेशन कंडीशन। तो यानी कि यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट हो रहा है, 5% स्लिप है और आउटपुट जो है 20 किलोवाट है। अगर यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग द रोटर कॉपर लॉस इन ऑपरेटिंग कंडीशन, रोटर कॉपर लॉस यहाँ पे बताना है भाई कि ऑपरेट के कंडीशन में कितना रोटर कॉपर लॉस होगा। ऑपरेटिंग कंडीशन रोटर कॉपर लॉस यहाँ पे बताना है।
तो जस्ट अभी हमने एक और फार्मूला भी यूज़ किया था पीछे, याद होगा अगर आपको तो। 133 वाला क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ पे रोटर जो कॉपर लॉस होगा उसको हमने बताया था कि यस अपान 1 माइनस एस, और मैकेनिकल पावर कितना होगा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। रोटर कॉपर लॉस, यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है 20 किलोवाट है, क्योंकि मोटर इंडक्शन मोटर डेवलप द रोटर पावर आउटपुट कितना है 20 किलोवाट डेवलप हो रहा है, यानी ये वैल्यू कितना है आपके पास 20 किलोवाट है। स्लिप कितना है 5%, 5 को नॉर्मल में बदल लो 1 माइनस 0.05, और ये कैलकुलेट कर लेना, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.0526 किलोवाट, और इसे जब बदलोगे इसे वाट में बदल लेना ना, वाट में बदलोगे 1000 से गुणा कर लेना, तो 1000 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से वाट, यानी 1050। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर 1050 वाट होगा। सी वाला जो होगा आपके यहाँ पे सही होगा। 15 किलोवाट 404 पोल, इतना स्टार कनेक्टेड 3 फेज अल्टरनेटर, फुल लोड स्लिप इतना है। आउटपुट टॉर्क जो होगा मशीन का फुल लोड पे कितना होगा, तो यहाँ पे देखो जो आउटपुट टॉर्क होगा फुल लोड पे, जो टॉर्क निकालना होगा ये होगा आउटपुट पावर। ये मैंने पीछे भी फार्मूला बताया था कैसे आएगा, ठीक है। इसे प्रूफ करने से कोई मतलब भी नहीं है, एक्चुअली तो पावर बराबर होगा ये आउटपुट टॉर्क बराबर, ये मैंने लिखवाया था पीछे, बताया था आपको, उसी को डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो यहाँ पे लिख लीजिएगा आउटपुट टॉर्क बराबर आउटपुट पावर। तो यहाँ पे जो है आपका पावर कितना है भाई, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है आपका चलो ये 60 ऊपर होगा, ठीक है, 60 ऊपर होगा, 60 नीचे नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले हमें रोटर की स्पीड चाहिए ना, आपका रोटर का स्पीड चाहिए हमें, तो रोटर की स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए NS 1 माइनस एस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सारे फार्मूला आपको ध्यान रखिएगा, इंडक्शन मोटर में यही कॉन्सेप्ट है भाई कि जितना फार्मूला आप बना लो दिमाग में वही बेस्ट है। रोटर की स्पीड निकालने के लिए NS चाहिए, अब हमें NS निकाल लो, 120 एफ अपन पी से 120, फ्रिक्वेंसी 50 है। अब पोल देख लो 4 पोल है, 4 3 12 यानी 1500, ठीक है। तो 1500 आ गया आपका यहाँ पे, और 1 माइनस स्लिप कितना है भाई, स्लिप जो है नॉर्मल में इसे बदल लो, तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो रोटर की जो स्पीड होगी 1440 आरपीएम आपका निकल के आएगा, ठीक है। रोटर की जो स्पीड होगी 1440 आरपीएम निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो आउटपुट पावर है, पावर कितना है, पावर है आपका 15 किलोवाट, तो इसको 15 को वाट में बदल लो 1000 से गुणा करके, और ये 60 ऊपर है, फार्मूला है ये 60 ऊपर रहेगा। 2 पाई का मतलब आपको 2 पाई रखना है, और NR का मतलब आपको ये वाली स्पीड रखना है 1440। इसको कैलकुलेट करिएगा, जो टार्क होगा वो आपका 99.47 न्यूटन मीटर, 99, यानी सी वाला जो होगा वो आपका राइट होगा, ठीक है। तो आई थिंक देखो कोई भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको गैप नहीं किया है, तो आप भी क्वेश्चन जो है बना लीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उस चीज़ को बना लीजिएगा, इसको गैप मत करिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं 139 का, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे एयर गैप में पावर कितना होगा वही हमें पूछा गया ना। देखो यहाँ पे एयर गैप में पावर जो होगा वो हमें कितना मिलेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एयर गैप में जो पावर मिलेगा, आप कितना पावर इनपुट दे रहे हो, कितना कोर लॉस हो रहा है, और कितना स्टेटर का कॉपर लॉस हो रहा है, बस इतना आपको काम करना है।
एयर गैप में आपका पावर इनपुट पावर जो है जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है इनपुट पावर निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कोर लॉस और आपका स्टेटर कॉपर लॉस, देखो यहाँ पे स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस इतना एंड इतना, ठीक है। तो स्टेटर में कॉपर लॉस और रोटर में कॉपर लॉस दोनों का यहाँ पे दे रखा है ना, स्टेटर और रोटर का कॉपर लॉस है, और फ्रिक्शनल और विंडेज लॉस इतना है, कोर लॉस आपका इतना है। देखो भाई कोर लॉस जो है हम यहाँ पे हम इनपुट पावर पहले निकाल लेते हैं ना, ठीक है, इनपुट पावर पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है इनपुट पावर निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे √3 VL/IL cos फाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, VL/IL cos फाई वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो पावर है इनपुट पावर, यहाँ पे देखो सब वाट में है, तो हम यहाँ पे किलोवाट में ही इसको भी रखेंगे। 1000 से भाग दे लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो √3 है, लाइन वोल्टेज कितना है आपके पास 400 है, करंट कितनी है 50 एम्पियर, पावर फैक्टर कितना है 0.8, 50 एम्पियर 0.8 पावर फैक्टर है। इस इनपुट पावर को 1000 से भाग दे लेना यार। और यहाँ पे इसका जो होगा 27.71 किलोवाट आपका बचेगा, ठीक है। जो आपका इनपुट पावर है वो आपका 27.71 किलोवाट बचेगा, यानी कि इनपुट पावर हमारे पास आ गया 27.71। कोर लॉस यहाँ पे लेके चलना है, तो कोर लॉस कितना होगा भाई, कोर लॉस जो है आपका 1200 है, इसे भी 1000 से भाग देके किलोवाट में बदल लो, क्योंकि हम सभी किलोवाट में ही लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1.2। स्टेटर में कॉपर लॉस कितना है भाई, स्टेटर में कॉपर लॉस जो है 1.5 किलोवाट है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसे बदलना नहीं है, 1.5 किलोवाट रख लो, बस आपका एयर गैप पावर आ जाएगा। इसको इसमें से घटा लीजिएगा, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो भाई जुट जाएगा ना, जुट जाएगा। उसके बाद कितना होगा 2.7 और माइनस 27.71, तो यहाँ पे 0.7 का मतलब वही 25 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, 25.01 किलोवाट। सी वाला जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखो इनपुट पावर हमें निकालना था यार। देखो ये फार्मूला तो नहीं है यार, सिंपल। जो भी हम स्टेटर में जब इनपुट देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेटर में इनपुट देने के बाद उसमें कुछ ना कुछ कोर लॉस होगा, या स्टेटर में रखे वाइंडिंग में कॉपर लॉस होगा ना, तो इनपुट देंगे फिर कोर लॉस होगा, फिर स्टेटर कॉपर लॉस होगा, सभी को घटा दो, एयर गैप में जो पावर अवेलेबल होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस वही काम करना था, और इनपुट पावर आपको निकालना ही है, सिंपल फार्मूला √3 VL/IL × cos फाई से आप निकाल लो, बस आपका बन जाएगा, मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। चलो इसको हटाते हैं। अब देखो ये वाला जो है इंडक्शन मोटर, एयर गैप में पावर अगर इतना है और मैकेनिकल पावर डेवलप इतना हो रहा है, तो रोटर ओमिक लॉस आपको यहाँ पे बताना है, यानी रोटर ओमिक लॉस मतलब कितना फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है ना, तो एयर गैप में जो पावर डेवलप हो रहा है उसका और मैकेनिकल जो पावर डेवलप हो रहा है उसका, वही हो जाएगा आपका, गैप कर लो, 10 में से 8 जाएगा, 2 किलोवाट होगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, रोटर ओमिक लॉस, रोटर जब रोटेट करेगा तो उसमें कितना ओमिक लॉस होगा, तो ओमिक लॉस कितना होगा भाई, एक तो उसे इनपुट कितना मिला और वो कितना मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा है, और उसके बाद मैकेनिकल पावर डेवलप करने के बाद कितना फ्रिक्शनल विंडेज लॉस हो रहा है ना, उसी लॉस को अगर हम घटा दें तो एयर गैप पावर तो हमारे पास 10 आ रहा है, और मैकेनिकल पावर कितना ये डेवलप कर रहा है, 8 डेवलप कर दिया। बाकी ये तो पता चल रहा है ना कि 2 क्या हो रहा है, 2 आपका लॉस हो रहा है, वही वो रोटर ओमिक लॉस होता है, जो आपका 2 किलोवाट को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, 2 किलोवाट हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया 141 वाले में, व्हाट इज द रोटर कॉपर लॉस, इतना है, और यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस आपको बताना है कितना होगा, 3 फेज 550 इतना मैकेनिक ये आपका डेवलप हो रहा है, इंडक्शन मोटर डेवलप है इतना, सॉफ्ट पे जो मैकेनिकल लॉस हो रहा है इतना है, और इतने RPM स्पीड है। तो देखो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, रोटर कॉपर लॉस बराबर, अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको, ये आपका मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हो रहा है उसे हम लिखेंगे। तो मैकेनिकल पावर डेवलप अब हमें यहाँ पे निकालना होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको मैकेनिकल पावर डेवलप निकालना है तो यानी सॉफ्ट पे कितना पावर आया है और कितना लॉस गया है आपका, ये चीज़ से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सॉफ्ट पे जो पावर है वो कितना है आपका, सॉफ्ट विथ मैकेनिकल लॉस,
यानी कि शॉफ्ट पे पावर आपका 4.1 किलोवाट है, तो 4.1 का मतलब 1000 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 4100। और लॉसेस कितना हो रहा है भाई, आपका लॉसेस जो है 750 हो रहा है, 750 जोड़ लो। यानी यहाँ पे मैकेनिकल पावर जो डेवलप होना चाहिए था वो एक्चुअली 4850 वाट होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर जो रोटर डेवलप करेगा, सॉफ्ट पे कितना उसके पावर आया हुआ है और प्लस लॉसेस कितना हो गया, तो सॉफ्ट पे जो पावर है ये आपका जो इंडक्शन मोटर डेवलप यानी 4.1 किलोवाट ये पावर डेवलप हुआ सॉफ्ट पे, और लॉसेस हो गया भाई सॉफ्ट विथ मैकेनिकल लॉस हो गया 700, यानी ये इतना डेवलप हुआ ना 4850 वाट यहाँ पे डेवलप होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका मैकेनिकल पावर डेवलप तो आ गया, अब हम यहाँ पे स्लिप निकालना होगा। स्लिप निकालने के लिए आपको जो है NS माइनस NR करना होगा अपन NS। यहाँ पे NS जो है आपको नहीं पता है तो NS निकाल लीजिएगा। NS 120, F रखिएगा, फ्रीक्वेंसी 50, नंबर ऑफ पोल कितना है 6 है, 6 रख के इसको कैलकुलेट करिएगा। तो NS की जो स्पीड होगी वो 1000 RPM आएगी। इस 1000 को यहाँ ला के रखिएगा। रोटर की स्पीड 970 है, 970 मेंटेन करिएगा, ऐसे 1000 करिएगा। यहाँ से जो स्लिप बनेगा आपका 0.03 बनेगा, ठीक है 0.03। अब इस स्लिप को यहाँ पे आपको ला के रखना है 0.03, 1 माइनस 0.03। मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हो रहा है आपका इतना, यहाँ पे रोटर कापर लॉस आप निकाल सकते हो, ठीक है रोटर कापर लॉस। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा लगभग 150 वाट करके। तो देखो जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है ना मैंने सभी करा दिया हुआ है, और आगे कुछ क्वेश्चन को गैप कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ बहुत ही फेजर डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन तो कोई मतलब नहीं होगा ना उसको सॉल्व करने से। देखो अगर यही सब क्वेश्चन बना लेगा ना तो मान के लिख के दे रहा हूँ कि इससे बाहर आपको मिलेगा ही नहीं एग्जाम में। तो यहाँ पे अगले में देखिए दिया गया है द सिंक्रोनस वाट। सिंक्रोनस वाट का मतलब एक तरीके का टार्क होता है, ठीक है। अंडर सिंक्रोनस विद डेवलप ए पावर एंड किलोवाट या फिर पावर इनपुट टू रोटर वाट, ठीक है। सिंक्रोनस वाट का मतलब वही रोटर के पावर इनपुट में कितना वाट जा रहा है ना, रोटर इनपुट में कितना पावर दे रहे हो, वही आपका सिंक्रोनस वाटेज होता है। मतलब एक नया यूनिट बोल सकते हो। सिंक्रोनस वाट एक टार्क का एक यूनिट है जो आपका एक डिफाइन किया गया है ना, इस वाले पहला ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। नो लोड पे जो करंट होती है इंडक्शन मोटर में, वो कंपैरिजन करे पावर ट्रांसफार्मर से तो कितना होगा भाई, ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इंडक्शन मोटर में एयर गैप होता है ना, तो इंडक्शन मोटर में एयर गैप होने के कारण वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा चाहिए। तो नो लोड पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एयर गैप के कारण। पावर ट्रांसफार्मर में एयर गैप कम होता है, तो यहाँ से लेकर 2 से लेकर 5% चाहिए हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पे कम चाहिए, लेकिन इंडक्शन मोटर में मैग्नेटाइजिंग जो करंट है वो आपका 30 से 50% चाहिए, जिसकी वजह से लैगिंग पावर फैक्टर होता है ना, तो ये भी आपका यहाँ पे सही होगा। द इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज ऑफ ए 3-phase ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज 3-phase ट्रांसफार्मर इज सिमिलर टू द 3-phase इंडक्शन मोटर बट द ट्रांसफार्मर डज नॉट डेवलप एनी टार्क, दिस इज ड्यू टू, ये हो जाएगा नॉन फुलफिलमेंट ऑसिलेशन ऑफ स्पेस कंडीशन ऑफ बाइंडिंग। देखो यहाँ पे स्पेस एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर में स्पेस एंगल 0 होता है ना, वहाँ पे हमें कोई रोटेट कराना नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे रोटेट कराना है इंडक्शन वाले में तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्पेस एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो वही बोला है कि जो इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज का 3-phase ट्रांसफार्मर में होता है वो सिमिलर होता है, बट ट्रांसफार्मर डज नॉट डेवलप एनी टार्क। ट्रांसफार्मर कहाँ से टार्क डेवलप करेगा, स्पेस एंगल 0 होता है, वही पूछा गया। नॉट फुलफिल ऑफ कंडीशन स्पेस कंडीशन ऑफ द वाइंडिंग, ये थोड़ा घुमा के दिया गया है, ठीक है। बस आप समझो स्पेस एंगल 0 होता है, स्पेस एंगल 0 तो टार्क भी 0 हो जाएगा ना। स्पेस एंगल क्या होता है तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। स्टेटर का एमएमएफ और रोटर के एमएमएफ के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस एंगल, तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे दिया गया 3-phase इंडक्शन मोटर होता है द वेरिएबल मैकेनिकल लोड रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिकल वेरिएबल लोड। देखो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के अगर सेकेंडरी साइड में देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्टेड होता है, वही इंडक्शन मोटर के सेकेंडरी साइड में यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल लोड कनेक्टेड होता है। तो इस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तभी तो RL डैश निकल के आता है ना, R2/K1-S, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, ये निकल के आता है इसको करने के लिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका दिखता है सिर्फ, तो यही आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा ना।
यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस ओनली, सिर्फ वेरिएबल क्या होगा आपका रेजिस्टेंस होगा, बाकी और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। वही पूछा गया थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो वेरिएबल मैकेनिकल लोड इज रिप्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रिकल बाय वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, क्योंकि जब आप इसको प्रूफ करोगे तो सिर्फ फार्मूला में रेजिस्टेंस ही आता है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। इसमें जो होगा आपका यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रोटर सर्किट वोल्टेज पूछा गया है, तो जो इक्विवेलेंट रोटर सर्किट वोल्टेज होगा वो हो जाएगा आपका स्टैंड स्टिल रोटर इंड्यूस ईएमएफ अपॉन टर्न रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है ना कि आपका टर्न रेशियो का मतलब 1/m ले लो, और EMF इंड्यूस हो रहा है तो उसे ESS ले लो, ठीक है। तो ये आपका m ऊपर आ जाएगा ना, तो m.ESS करके हो जाएगा बस, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप इस वाले ऑप्शन को ना ध्यान देके आप ये फार्मूला याद रखो, ठीक है, फार्मूला आपको काम करेगा। इक्विवेलेंट जो रोटर सर्किट का वोल्टेज होता है स्टैंड स्टिल रोटर इंड्यूस EMF अपॉन टर्न रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर, बस इतना रख लो। 47 पे चलते हैं हम लोग। देखो ये भी फार्मूला प्रूफ ही किया गया ना, ये भी यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ये प्रूफ किया गया भाई, ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट यही होगा। अब यहाँ पे इंडक्शन को यहाँ पे भी रिफर कर लेते हैं ना, प्राइमरी साइड इलेक्ट्रिकल में बदलने के लिए, तो ये आपका यूज़ किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। तो इसमें देखो क्या है ना कि इस फार्मूले को बस याद रखो, ठीक है, ये बस फार्मूला ही आपको याद रखना है। 148 वाले में देखो यहाँ पे इफ द लोड ऑन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड स्लिप और पावर फैक्टर क्या होगा। देखो नो लोड से यहाँ पे क्या है, आपको नो लोड से फुल लोड जो है देखो यहाँ पे नो लोड को बढ़ाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR होता है, तो लोड को बढ़ाने से क्या होगा, रोटर की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, यानी रोटर की स्पीड कम हो जाएगी तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, नहीं स्लिप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 148 को से तो D होगा, स्लिप बढ़ गया भाई। अब पावर फैक्टर देखो कैसे बढ़ेगा, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos फाई बराबर होता है R/Z, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्लिप बराबर होता है ना R2 बराबर X2, ये होता है अपना पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे यार जब आप स्लिप बढ़ रहा है ना, लोड बढ़ाने पर रोटर रेजिस्टेंस कम मतलब स्लिप बढ़ गया, स्लिप बढ़ने का मतलब रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आपका पावर फैक्टर बढ़ गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। 149 का देख लो, यहाँ पे भी जो होगा आपका ये होगा इम्पिडेंस होगा और Z1 होगा करके, ये भी वही इसी वाले को जो है, ये जो फार्मूला है ना इसी को रेफरेंस मान के लिखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, देखो बहुत घुमा फिरा के दिया है, बस आपको ये इम्पिडेंस इन Z1 डैश वही है आपका यार। देखो ये निकालोगे ना तो स्लिप जो होगा करस्पॉन्ड मैक्सिमम वही RL डैश जो होगा, यानी R2/K2 स्क्वायर K² 1 माइनस S माइनस 1, इसी को लिखा जाता है। ये इम्पिडेंस एक तरीके का बोल सकते हो, इसी को लिख लिया है Z1 और ये इम्पिडेंस के फॉर्म में शो कर लिया है। RL है तो उसी को इम्पिडेंस तो समझ लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यार घुमा फिरा क्वेश्चन दिया गया, कोई मतलब नहीं इस टाइप का। जो पावर फैक्टर होगा इंडक्शन मोटर का नो लोड पे कितना होगा, नो लोड पे पावर फैक्टर बहुत ही कम होगा ना, 0.2 होगा, क्योंकि नो लोड में क्या होगा ना कि मैग्नेटाइजिंग करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होगी ना एयर गैप के कारण, तो वहाँ पे क्या होगा, पावर फैक्टर बहुत ही कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अगर वही चीज़ अगर पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर फुल लोड में पूछा है तो नो लोड में मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगी ना, लेकिन जब लोड लगा दोगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट कांस्टेंट बनी रहेगी, एक्टिव करंट आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो जो लार्ज एंगल से लैग करा तो क्या होगा, आप कम से कम एंगल से लैग करेगा, तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, बट लैगिंग बना रहेगा ना 0.8, यानी नो लोड पे पावर फैक्टर 0.2 याद रखना है और फुल लोड पे आपको 0.8 याद रखना है। इसका सी जो होगा वो आपका क्या होगा, सही होगा। आगे यहाँ पे देखो जो पावर फैक्टर होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का लाइकली टू बी मैक्सिमम व्हेन ऑपरेट इज,
तो ये ऑपरेट होगा फुल लोड पे तभी तो मैक्सिमम होगा ना, 0.8 इसी पे मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि लीडिंग मिल जाएगा, लीडिंग मिलेगा ही नहीं कभी इंडक्शन वाले में, ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा होता है ना, तो लीडिंग नहीं मिलेगा यहाँ पे। और द पावर फैक्टर ऑफ लाइटली लोड इंडक्शन मोटर में बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि करंट ड्रॉ बाई लार्ज एयर गैप के कारण वहाँ पे लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती है। इन ए 3-फेज इंडक्शन मोटर व्हेन लोड इज इंक्रीज फ्रॉम लाइट लोड, तो यहाँ पे लाइट लोड का मतलब स्टेटर पावर फैक्टर इंक्रीज बट रोटर पावर फैक्टर इज डिक्रीज। यहाँ पे 3-फेज इंडक्शन मोटर में देखो लोड को जब आप बढ़ाओगे फ्रॉम लाइट लोड का मतलब ये बोल सकते हो कि लोड कम है ना, लोड कम है तो लोड कम है, इंक्रीज फ्रॉम लाइट लोड। स्टेटर का पावर फैक्टर, स्टेटर में क्या है यार, स्टेटर में तो सिंपल आपका कोई रोटर पावर फैक्टर डिक्रीज, ये तो डिक्रीज होगा ना। लो क्या बोलते हैं, इंक्रीज फॉर लाइट लोड का मतलब बहुत स्टार्टिंग में लोड बहुत ही कम है तो पावर फैक्टर कम ही होगा ना, तो रोटर पावर फैक्टर को ही देखा जाता है। स्टेटर मान लो तो वहाँ पे जब ये कम है तो यहाँ पे आप स्टेटर पावर फैक्टर इंक्रीज करवा सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो एक कंडीशन अगर लेना चाहो, यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा स्टेटर का वो इम्प्रूव होगा ऑलरेडी। अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो यहाँ पे जो है देखो एक सिंपल तरीके से अगर समझना चाहो तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है cos फाई बराबर समझ लो कि R बाई Z होता है, मीन्स R2 का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप लोड बढ़ाओगे, लाइट लोड है तो लोड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, लोड बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो NS माइनस NR है, लोड बढ़ाने से इसकी स्पीड कम होगी, स्लिप बढ़ जाएगा। स्लिप बढ़ने का मतलब ये वाला जो वैल्यू है, जब ये स्लिप बढ़ेगा तो ये पूरा रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। अब ये रिजल्टेंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो रोटर का पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। लेकिन स्टेटर में क्या होगा ना कि स्टेटर में लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगी पहले, लेकिन बाद में जब आप यहाँ पे लोड बढ़ा दोगे ना तो ये लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो ना होगे, वो आपका एक्टिव या वर्किंग करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा कि वो लार्ज एंगल से लैग ना करके कुछ ना कुछ कम एंगल से लैग करेगी ना, तो उस कंडीशन में बोल सकते हो कि स्टेटर का जो पावर फैक्टर होगा वो आपका इम्प्रूव कर जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, स्टेटर का पावर फैक्टर इम्प्रूव क्यों हुआ, क्योंकि लोड आपने बढ़ाओगे तो लोड बढ़ाने का मतलब एक्टिव जो लार्ज एंगल से मैग्नेटाइजिंग करंट थी वो अब लार्ज एंगल से मैग्नेटाइजिंग करंट ना फ्लो होगे, वो एक्टिव करंट भी आ जाएगी वहाँ पे, तो कम एंगल से लैग करेगा। तो बस आपका यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 155 इंडक्शन मोटर को ऑलवेज ऑपरेट कराना है लैगिंग पावर फैक्टर पे। ये होता है भाई सभी के कारण, स्टेटर रिएक्टेंस सब पढ़ लेना ना, आला देव होता है। ओपन सर्किट टेस्ट हम यूजली किसके लिए कंडक्ट करते हैं, तो ये स्लिप रिंग मोटर और फेज वाउंड मोटर। ओपन सर्किट टेस्ट और कंडक्ट टू द स्लिप रिंग मोटर या फेज वाउंड, दोनों एक ही मोटर है यार, ठीक है। दोनों ओपन सर्किट टेस्ट दोनों के लिए हम लोग करते हैं। यहाँ वाली क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी कंडक्ट इंडक्शन मोटर रिड्यूस द वोल्टेज इज अप्लाइड। ये होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट का यूज़ हम जो है शॉर्ट सर्किट करंट के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो है रिड्यूस वोल्टेज इज अप्लाई, जो भी हम स्टेटर के क्रॉस वोल्टेज देते हैं उसे हमें कम करना पड़ेगा। कम करोगे तभी तो करंट ज़्यादा पता चलेगी ना कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, ठीक है। ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है इंडक्शन मोटर करेस्पॉन्डिंग टू इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर 2, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन। ब्लॉक रोटर टेस्ट का यूज हम शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन यानी शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, बस आप ये दिमाग में रखो। नो लोड टेस्ट जो होता है वाज कंडक्ट ऑन 3-फेज इंडक्शन मोटर एंड डिफरेंट इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट पावर इज ऑब्टेन टू प्लॉटेड विद मीन। आगे देखते हैं क्या है। नो लोड टेस्ट अगेंस्ट द इनपुट वोल्टेज द इंटरेक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर इज वाई एक्सिस इज ट्रू। ये देखो ये हो जाएगा ना अगेंस्ट द इनपुट और इंटरेक्शन। देखो ये होता है विंडेज और फ्रिक्शनल लॉस होता है, ठीक है। ये आपका जैसे कि यार क्या बोलते हैं कि एक सेकेंड, नो लोड पे जो होता है ना आपका नो लोड दिया है, तो यहाँ पे बस ये समझो कि जो नो लोड टेस्ट होता है ना, ये आपका नो लोड टेस्ट दिया है। तो नो लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं, नो लोड पे पावर फैक्टर, नो लोड पे करंट, विंडेज लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, कोर लॉस,
जितना भी नो लोड पे रिएक्टेंस ये सबको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो नो लोड पे कुछ ना कुछ क्या होगा, विंडेज और फ्रिक्शनल लॉस तो कुछ ना कुछ होगा ना, कंफर्म में कुछ ना कुछ होगा, नो लोड है। ये सब नॉइज वॉइस को पता करने के लिए भी हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर विंडेज और फ्रिक्शनल लॉस के लिए होता है ना, कि अब कितना हो नो लोड हो, ये लॉस तो आप रहना ही रहना है। कोर लॉस ये सब तो आप मेंटेन भी कर सकते हो ना मटेरियल ये लगा के, लेकिन विंडेज फ्रिक्शनल लॉस जो होगा जितना बनना होगा तो बनेगा, इसे आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो बस आपका मेनली यही दिया गया है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया गया है, बस आपका और कुछ नहीं है। What is the shunt resistance component is equivalent circuit is obtained no load test induction motor is respectively। भाई जब नो लोड टेस्ट करोगे तो कापा लॉस होगा नहीं, तो यहाँ पे नो लोड टेस्ट का मतलब जैसे मान लो सर्किट ही चलो बना लेते हैं एक, तो ये रिएक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है भाई, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो ये रिएक्टेंस है नो लोड पे रिएक्टेंस, और नो लोड पे रेजिस्टेंस, ये आपकी वर्किंग करंट फ्लो होगी, और ये आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट, और ये नो लोड करंट, और ये आपका रिएक्टेंस X1 है, और ये आपका R1 है। यहाँ पे वोल्टेज दे लो, नो लोड पे वोल्टेज कुछ इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे हम लोग इसके इनपुट पे। तो नो लोड पे यार सिर्फ कोर लॉस ही बता सकते हो ना, तो यहाँ पे जो है इसका बी सही होगा ना। नो लोड पे आपका क्या होगा, कोर लॉस ही होगा। कोर लॉस का मतलब यहाँ पे जो है नो लोड पे जो करंट फ्लो होगी बहुत ही कम होगी, नो लोड पे जो लॉस होगा वो सिर्फ कोर लॉस होगा इंडक्शन मोटर में। तो नो लोड टेस्ट हम कोर लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखो नो लोड टेस्ट कॉपर लॉस के लिए नहीं होता है, विंडर फ्रिक्शनल लॉस के लिए नहीं होगा, ठीक है। नो लोड टेस्ट में क्या था कि फ्रिक्शनल और विंडेज लॉस इज ओनली। देखो यहाँ पे बस नो लोड पे जो होगा लॉस रेजिस्टेंस कंपोनेंट इज इक्विवेलेंट टू ऑब्टेन नो लोड टेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो है शंट वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कंसीडर करना है, तो शंट वाले को ये शंट का कैपेसिटी शंट है और ये आपका सीरीज है, तो शंट वाले को लेके पूछा गया ना, तो शंट वाले यहाँ पे आपका कोर लॉस को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों को मिला के बोलता तब थोड़ा जाके जो है विंडेज फ्रिक्शनल लॉसेस हम लोग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे सही है यार, बी वाला सही है आपको, ठीक है। ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं कुछ सोचना है। आगे यहाँ पे देखो दिया गया है अंडर नो लोड कंडीशन if the applied voltage of induction motor is reduced from rated to half value। नो लोड कंडीशन में क्या होगा कि नो लोड का कंडीशन में नो लोड पे जो करंट ही या आपके दो करंट का योग है, एक वर्किंग करंट है और आपका एक मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो वर्किंग करंट को आप क्या लिख सकते हो, V/R0 लिख सकते हो भाई। V0 इसके अक्रॉस वोल्टेज यही है ना, R0 होगा, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट को आप लिख सकते हो वोल्टेज अपान रिएक्टेंस X0। तो यहाँ पे अगर दोनों वोल्टेज को कॉमन ले लो, इसको और इसको, और ये I0 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। तो वोल्टेज अगर कम करोगे तो जो नो लोड पे जो करंट हो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही है आपका स्टेटर का जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि आपने अप्लाइड वोल्टेज क्या कर रहे हो, आधा कर रहे हो। नो लोड कंडीशन में जब आप अप्लाइड वोल्टेज आधा करोगे तो यहाँ पे स्टेटर की जो करंट है वो कम हो जाएगी, बट यहाँ पे जो है जो इसकी स्पीड होगी वो कम से कम चेंज होगी। नो लोड पे क्या होगा कि जो स्लिप होगा बहुत ही कम हो जाएगा ना, नो लोड पे स्लिप काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब स्लिप काफ़ी कम हो जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली जो रोटर मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, उसकी स्पीड में कोई उतना डिफरेंस आएगा नहीं भाई। नो लोड पे क्या है, नो लोड पे स्लिप ज़्यादा होगा, बहुत ही कम होगा ना, यानी ये हम बोल सकते हैं कि रोटर की स्पीड अप्रॉक्स लगभग इक्वल है आपके सिंक्रोनस के। तो आप सप्लाई वोल्टेज जब कम करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्पीड कब डाउन होगी रोटर की, ये तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि लॉकिंग जैसे काम करेगा। और ये कम कब होगा, जब आप लोड डालोगे। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो इसकी स्पीड क्या होगी भाई, उतना चेंज नहीं होगा। कोर लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, विंडेज लॉस, ये सब पता हम किससे कर सकते हैं, तो हम ये सब पता नो लोड से कर सकते हैं। 163 देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम इंडक्शन मोटर में क्या क्या चीज़ करने के लिए करते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के लिए पूरा देख लीजिएगा। तो ये है आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 163 हो गया आपका, 164
अगले क्वेश्चन में आप देखो, जो सर्किल डायग्राम यू हैव टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस। सर्किल डायग्राम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, द पावर स्केल जो होता है सर्किल डायग्राम इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइन फ्रॉम द पावर स्केल, तो ये होगा शॉर्ट सर्किट के लिए ना। पावर स्केल फॉर सर्किल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर डिटरमाइन। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो सर्किल डायग्राम होता है इंडक्शन मोटर में कैन बी यूज टू डिटरमाइन द, ये हम सभी चीज़ यहाँ पे बता सकते हैं। इफिशियंसी, पावर फैक्टर, आउटपुट और स्लीप। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते ना। सर्किल डायग्राम से इंडक्शन मोटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन, यहीं पे दे देगा कि नॉट डिटरमाइन, मतलब क्या हम नहीं बता सकते, तो फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपको ये बता सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे अब सर्किल डायग्राम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यार उसमें क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। ये नो लोड पे करंट आई जीरो होती है ना, और इसी को एक सर्कल मान के बेस मान के खींचा जाता है आपका। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन जाती है जो आपका आउटपुट लाइन होता है, ये मैकेनिकल जो पावर डेवलप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इससे इसके परपेंडिकुलर में लाइन कट करते हैं। और एक लाइन ऐसे ही जाती है, टॉर्क लाइन होती है, ये टॉर्क लाइन है। और ये वाली जो ऊपर का जो लॉसेस है वो आपका रोटर कापर लॉस को रिप्रेजेंट करता है ये, और ये स्टेटर कापर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये टोटल का पूरा लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे जो है एक लाइन कटिंग किया जाता है ना, तो यहाँ पे दो लाइन होती है, तो उसको बस आपको समझना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है भाई। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो है, अगर देखो यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, जो आउटपुट लाइन है इंडक्शन मोटर सर्किल डायग्राम लाइन ज्वाइनिंग टू टिप, आपका बी ऑप्शन सही है। नो लोड करेंट फेजर डायग्राम पॉइंटर पॉइंटिंग टू स्लीप 167 का बी वाला ऑप्शन सही है। और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है? आउटपुट लाइन इंडक्शन मोटर सर्किल डायग्राम लाइन ज्वाइनिंग टू द टिप, नो लोड करेंट फेजर टू पॉइंट एंड स्लिप टू। देखो नो लोड करेंट ये है, फेजर का रिप्रेजेंट निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा लाइन है यार, देखो तो ये कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, सर्किल डायग्राम से बस आपका 2-3 क्वेश्चन बनता है, जो आपका ये ऊपर वाला दिया गया ना, ये थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है इस क्वेश्चन को, तो छोड़िए, इसको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखो 100, ये दोनों भी क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स आएगा ना, कर ही नहीं पाओगे। कर तो ले जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। और ये वाला तो काफ़ी लंबा जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी, यहाँ पे देखो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है ना, सेम इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन ये उससे बहुत ही ज़्यादा लंबा जाएगा, तो इस टाइप के भी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है ना। देखो जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे अप्रॉक्सीमेट मैंने उसको करा दिया ना। अब ये सब टेस्टिंग वोस्टिंग से कभी क्वेश्चन नहीं आता आपका, सीधे आना होगा तो कहाँ पे आएगा? वो गेट वोट में भी चांसेस है आने के, बाकी और कहीं नहीं आएगा आपका। क्योंकि इसमें देखो क्या है ना कि इनपुट निकालो, आउटपुट निकालो, फुल लोड लॉस निकालो, फिर उसके बाद माइनस करके उसे एयर गैप पावर निकालो, फिर उसे इफिशियंसी निकालना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जितना अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, हालांकि कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इतना सीक्वेंस हो जाएगा ना कि बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं होगा। और आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, जिस टाइप के आते हैं उस टाइप का मैंने पूरा करा दिया आपको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर रिप्रेजेंट द कर्व। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे 170 का देखो, पहला आउटपुट इन पावर फैक्टर, ये आपका पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, पावर फैक्टर का कर्व कुछ इस तरीके से उठ के जाएगा। ये परसेंटेज आउटपुट है, यहाँ पे आपको आउटपुट लेके चलना है, आउटपुट, और यहाँ पे जो है पावर फैक्टर। ये आपका कर्व पूछा गया, ये किसका कर्व है? ये पावर फैक्टर का होगा ना। यहाँ पे कहाँ गया आपका ये द फॉलोइंग, मतलब ये पावर फैक्टर का कर्व है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे पावर फैक्टर बढ़ेगा। लोड बढ़ाने पे क्या होता है भाई, नो लोड पे पावर फैक्टर ना 0.2 लैग होता है, और लोड बढ़ाओगे तो 0.8 तक लैग मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर कम होना हो। तो पावर फैक्टर का एक कर्व ये आपको पूछा गया ना, तो ये चीज़ था भाई। यहाँ पे देखो अगला, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इफ रोटर का पावर फैक्टर जो है 3 इंडक्शन, मान लो पावर फैक्टर इतना है
और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तो टॉर्क मिलेगा, यानी ये बोल सकते हैं कि स्पेस एंगल यहाँ पे होना चाहिए। तो स्टेटर और रोटर के बीच यहाँ पे 90 + ∅2 हम लेके चलेंगे। स्टेटर और रोटर के बीच 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि जो टार्क होता है ना साइन, अगर 90 का मान साइन 90 का मान जो होगा मैक्स होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 90 पे हम मान के चलते हैं कि अगर ये जो एंगल है 90 अगर इस पे मैच कर रहा है तो पूरा पूरा मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा ना मैक्स लाने के लिए। तो यहाँ पर आप 90 ले लो। ∅2 जो है, ∅2 का मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर है, तो ∅2 का मतलब पावर फैक्टर फेज एंगल पावर फैक्टर कितना है भाई 0.866 करके है। तो यहाँ पे कास कितने अंश का मान जो है इतना होता है, तो ये कास 30 अंश का मान होता है। कास 30 अंश का मान जो है इतना होता है, तो 30 को निकाल लो, 90 और 30 जोड़ लेना, 120 होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। स्पेक्ट्रल ये मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका 120 होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्ट पिकअप द 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करेंगे पिकअप द स्पीड बट रन एट द स्टेबल एट अबाउट हाफ द नॉर्मल स्पीड, दिस इज बिकॉज टू नॉन साइनोसोडल नेचर ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि जब 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करोगे तो जब स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट पिकअप इज स्पीड बट रन एट स्पीड करेगा, लेकिन रन एंड स्टेबली अबाउट द हाफ ऑफ द नॉर्मल, दिस इज बिकॉज नॉन साइनोसोडल। वही है आपका रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। और यहाँ पे क्या है कि स्लिप के वी आने से जो है नॉन साइनोसोडल नेचर होता है सप्लाई वोल्टेज में, और कभी भी सिंक्रोनस स्पीड नहीं मेंटेन हो पाता है, रोटर की स्पीड है। जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए कितना होगा, तो ये होगा थर्ड हार्मोनिक ज़्यादा होगा, थर्ड स्पेस हार्मोनिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ 3 फेज, जीरो सीक्वेंस की इम्पीडेंस है आपका ये थर्ड हार्मोनिक्स होगा, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक्स और निकालना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं आपको। स्टेटर सर्किट थर्ड स्पेस हार्मोनिक्स यहाँ पे आपका होगा, ध्यान दीजिएगा स्टेटर के सर्किट में, और वो भी स्पेस हार्मोनिक्स है। तो 173 का बी होगा, थी। यहाँ पे देखो जो स्टेटर है 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्टेटर 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर फेड फ्रॉम द 3 फेज सप्लाई 50 और द प्रोड्यूस 5th टाइम्स हार्मोनिक्स, यहाँ पे 5th टाइम्स हार्मोनिक्स है। द स्पीड ऑफ 5th स्पेस हार्मोनिक फिल द प्रोड्यूस द हार्मोनिक स्टेटर सप्लाई। यहाँ पे पहले स्पीड निकाल लेते हैं, में जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो कितना होगा, उसके बाद हार्मोनिक्स क्या होगा ns/5 कर लेंगे। यानी यहाँ पे पहले हम देखेंगे सिंक्रोनस स्पीड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, नंबर ऑफ पोल 6, 1000 RPM बन जाएगा यहाँ से आपकी सिंक्रोनस स्पीड। अब यहाँ पे हार्मोनिक्स डेवलप हो रहा है, 5वां हार्मोनिक्स है, तो ये ns/5 होगा। जितना हार्मोनिक डेवलप हो ना तो ns/5 कर देना बस। 6वां डेवलप हो तो ns/6, 7वां डेवलप हो तो ns/7, ऐसे कर लीजिएगा। तो ns कितना आपका 1000 है। 5वां हार्मोनिक डेवलप रहा है, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10 और ये 200 RPM हो जाएगी इसकी स्पीड। तो हार्मोनिक डेवलप होने के हार्मोनिक्स डेवलप होने की वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड कितना होगा भाई 200 RPM पे आ जाएगी ना। पहले कितना था 1000 था, वो कितने पे आ जाएगा 2000 RPM पे आ जाएगा। यही है द सिंक्रोनस स्पीड जो होगा 7th स्पीड हार्मोनिक्स जो होगा उस कंडीशन में क्या होगा, अगर जो MMF का वेव है कुछ इस फॉर्म में है तो इसको भी निकाल लो। ns बराबर 120 f का मतलब कितना होगा आपका 50, नंबर ऑफ पोल कितना 8 है, इसको करोगे 750 RPM बनेगा, ठीक है। अब 750 में ns कितना हार्मोनिक डेवलप हो रहा है 7 है, तो ns/7 कर लो, ns/7 कर लो, यानी 750/7 ये हो जाएगा 107.14। लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन रहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब वही सेम डायरेक्शन रहेगा जो होगा, बस उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये RPM कम हो जाएगा और डायरेक्शन आपका वही रहेगा हार्मोनिक्स की वजह से जो रोटर का है ना। तो यही चीज़ है भाई, हार्मोनिक्स डेवलप होने के बहुत सारे डिसएडवांटेज निकल के आ जाते हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे डिसएडवांटेज निकल के आते हैं। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, इंडक्शन मोटर जो है स्टार्ट किया गया है और डज नॉट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है भाई, नहीं घूम रहा है 1/7 रेटेड के
मतलब एक तो घूम भी नहीं रहा है और घूम भी रहा है तो 1/7 टाइम, मतलब कि यही है, मतलब उसको घूमना चाहिए था 750 पे, घूम कितना रहा है 107 पे, यानी क्या है भाई, हार्मोनिक्स की वजह से। यानी हार्मोनिक्स का मतलब क्रॉलिंग इफेक्ट आएगा ना, हार्मोनिक्स को ही क्रॉलिंग इफेक्ट बोला जाता है। यही होता है भाई, एनएस के कितने टाइम से मूव कर रहा है ना, उसी को, इसी इफेक्ट को, हार्मोनिक्स के कारण जो स्पीड कम होती है ना, इसी को क्रॉलिंग इफेक्ट बोलते हैं। जो क्रॉलिंग होता है इंडक्शन मोटर में भी केस भाई, क्रॉलिंग क्यों होता है भाई, ये होता है हार्मोनिक्स के कारण भाई, हार्मोनिक्स हो रहा था तभी तो एनएस के टाइम अप डाउन हो रहा था ना स्पीड। द फिनोमिना ऑफ क्रॉलिंग इन 3 फेज इंडक्शन मोटर में बी ड्यू टू, ये क्यों होता है भाई, ये आपका 7th स्पेस हार्मोनिक्स के कारण होता है एयर गैप फील्ड में। ठीक है, 7th स्पेस हार्मोनिक के कारण जो होता है आपका क्या होता है, क्रॉलिंग का इफेक्ट होता है। और 5वां जो हार्मोनिक्स डेवलप होगा ना, इसमें इसमें ये ब्रेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रिवर्स मूव करने लगेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो 7th स्पेस हार्मोनिक्स होता है, इसका यूज़ इंडक्शन मोटर में भी ड्यू टू क्रॉलिंग इफेक्ट होता है। द फिनोमिना द क्रॉलिंग जो होता है मेनली हार्मोनिक्स की वजह से होता है, और क्रॉलिंग का इफेक्ट जो आता है मोटर में सबसे ज़्यादा 7th हार्मोनिक्स की वजह से ही आता है। और क्रॉलिंग में सबसे ज़्यादा 7th हार्मोनिक्स का मतलब NS/7 काफ़ी ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी ना, NS/7 का मतलब बहुत ज़्यादा कम, और NS/3 NS/5 पे कम नहीं होगा, मतलब उतनी नहीं डाउन होगी। 1/7 का देखो, इंडक्शन मोटर में जो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट को अगर इक्वल कर दो तो फिर क्या होगा, तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाए, मशीन नहीं चलेगी भाई। कभी भी स्लॉट को आपको इक्वल नहीं बनाना है, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्लॉट को इक्वल मत बनाना, लेकिन जो नंबर ऑफ पोल हैं इसको इक्वल बना सकते हो आप। प्रेजेंस ऑफ 5th हार्मोनिक इन इंड्यूस इन रोटर, ये आपका स्मॉल रिवर्स ब्रेकिंग टार्क होगा, ठीक है। 5वां हार्मोनिक्स डेवलप होने की वजह से क्या है ना, कि ये आपका ब्रेकिंग स्मॉल ब्रेकिंग टार्क को रिप्रेजेंट करेगा, सी होगा यहाँ पे सही, ठीक है। तो हार्मोनिक से वही 7th वाला और 5th वाला बस कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा क्रॉलिंग का इफेक्ट 7th से आएगा, और ब्रेकिंग के लिए यहाँ पे 5th हार्मोनिक्स लेके चलना होगा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, आज इतना ही रखते हैं 180 तक ही, कल मिलेंगे हम लोग फिर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।